बेशरम बोल रहा है स्किप कर दो बोल रहा है स्किप कर दो चैप्टर, बेशरम। एक ही की है, अगर हमको पास होना है ना तो द की इज एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, एक भी चैप्टर। कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब कभी कभी कोई एकदम चैप्टर जिसपे हम लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड 5 मार्क्स, ऐसे हमने लिखा होगा बहुत कॉन्फिडेंस से किसी चैप्टर के ऊपर एक्सपेक्टेड 5 मार्क्स, और वो एग्जाम में 15 का आ जाए कोई भरोसा नहीं है। एक्सपेक्टेड 10 वो एग्जाम में आए नहीं। तो द की इज कि आपको हर एक चैप्टर को ईमानदारी से पढ़ के जाना है। ऐसे कुछ छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू चैप्टर होंगे तो अच्छी बात यह है कि समय भी तो कम लेते हैं, फिर तो कम समय में चैप्टर प्रेम से खत्म हो जाएंगे। आते हैं हम लोग आज का हमारा चैप्टर रिवीजन के लिए, चैप्टर नंबर 10 इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। इतना पिद्दू चैप्टर कि चैप्टर को पता ही नहीं चलेगा वो हो भी गया। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बहुत प्रेम से कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं यहां पे इसकी थोड़े अतीत के बारे में जानते हैं। अतीत इसका ऐसा है कि सेबी का, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन था और स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन था। इन दोनों रेगुलेशन को रिपील करके एक कंबाइंड रेगुलेशन बना 2021 में, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, याद है? उसी तरह से 2021 में दो रेगुलेशंस को रिपील किया, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एंड सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन। इन दो रेगुलेशन को रिपील किया और एक रेगुलेशन बनाया, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। हमारे करिकुलम में, एग्जीक्यूटिव में ये नहीं था, ये भी नहीं था। तो पहले ओल्ड सिलेबस में सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज नहीं था, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं था। लेकिन जब ये दोनों रेगुलेशन एक साथ आ गए तो आईसीएसआई को लगा कि क्यों ना, बच्चों के दिमाग में इतनी सारी खाली जगह, इतना समय बच्चों के पास, तो एक और चैप्टर पढ़ लेंगे। तो उन्होंने ये चैप्टर तब सिलेबस में ऐड कर दिया, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। बहुत इजी सा रेगुलेशन है, उन्होंने बहुत ग्लिम्स ऐड किए, अभी कोई बहुत पूरा रेगुलेशन भी ऐड नहीं कर दिया, थोड़ा सा पार्ट ऐड किया है। तो इट इज वेरी इजी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्कोरिंग चैप्टर बनता है हमारे लिए। सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021, बहुत अच्छे से। अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा देखते हैं एकदम सिंपल तरीके से, अगर कोई भी कंपनी इश्यू एंड लिस्टिंग करती है इक्विटी शेयर्स की, अगर कोई भी कंपनी को इक्विटी शेयर्स इश्यू करना है, लिस्ट करना है, तो एप्लीकेबल होता है आईसीडीआर रेगुलेशन। कोई भी कंपनी को अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को भी इश्यू लिस्ट करना है, जो आज डेटेबल कल इक्विटी हो जाएगा, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, तो भी आईसीडीआर अप्लाई होता है। लेकिन अगर किसी कंपनी को डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉन कन्वर्टेबल, जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, इन्हें अगर इश्यू और लिस्ट करना है, तब आता है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन। तो एकदम सिंपल तरीके से इक्विटी शेयर्स इश्यू करोगे तो आईसीडीआर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इश्यू करोगे तब भी आईसीडीआर है। ये मत समझना कि आज हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तो ये हमारा रेगुलेशन आ जाएगा 2021 का, नहीं। अगर आपके डिबेंचर्स देखना पड़ेगा कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है। अगर वो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हैं कि आज तो डिबेंचर से कल को इक्विटी शेयर होने वाले हैं, तो भी एप्लीकेबल होगा आईसीडीआर। तो अगर आप इक्विटी को डायरेक्टली इश्यू कर रहे हो तो भी आईसीडीआर, इक्विटी को इनडायरेक्टली इश्यू कर रहे हो तो भी आईसीडीआर। तो इक्विटी के लिए आईसीडीआर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए आईसीडीआर। लेकिन अगर प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट है, नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स जो कि नॉन कन्वर्टेबल हैं, आज भी डिबेंचर जीवन भर डिबेंचर और रिडीम हो जाएंगे, आज प्रेफरेंस शेयर जीवन भर प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीम हो जाएंगे, उनके लिए ये वाला रेगुलेशन आता है, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। और उसका नाम भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बात बोलता भी है। जो नाम है उसका नाम ही क्या है, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। तो जब भी कोई नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होगी तभी तो रेगुलेशन आएगा। जरूरत से आसान, जरूरत से आसान, बहुत ही बढ़िया। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसके अंदर सीधा टॉपिक शुरू होता है। पहला टॉपिक आता है इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन नंबर 3। तो अगर मैं यहां पर आता हूं चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, नाम है इसका सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले ये बोलते हैं, आओ पढ़ाओ एप्लीकेबिलिटी। आपको सबसे पहले आता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी एकदम सिंपल सा है, रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर दे रखी है एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि इस रेगुलेशन की भी रेगुलेशन नंबर 1 में क्या होगा, गेस करो। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। रेगुलेशन नंबर 2 में डेफिनेशन, तो रेगुलेशन नंबर 3 में तो आएगा एप्लीकेबिलिटी। बहुत इजी, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, बिना एफर्ट के हम याद रख पाते हैं एप्लीकेबिलिटी। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, एकदम सिंपल।
whenever any entity is issuing and listing of debt security and non-convertible redeemable preferences by way of public issue, तो अगर कोई भी कंपनी इश्यू एंड लिस्टिंग कर रहा है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में नाम आ रहा है डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस बाय वे ऑफ पब्लिक इश्यू, तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा. इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ, अब इन दोनों को कंबाइन करके नाम दे दिया नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. तो अगर आप इश्यू एंड लिस्ट कर रहे हो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का बाय वे ऑफ पब्लिक इश्यू एंड लिस्ट कर रहे हो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा. फिर आता है एक व्यक्ति जो यहां पर नेबर की तरह, मतलब नेबर भी नहीं सॉरी मेहमान की तरह, जो आपके यहां पे सिर्फ एक मेहमान की तरह टेम्पररी रह रहा है. लिस्टिंग ऑफ सीपी बोले तो कमर्शियल पेपर के ऊपर आरबीआई का रूल आता है, तो उनको टेम्पररी इस रेगुलेशन में रखा गया है. सीपी के जब तक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनते तब तक सीपी यहां पर है. तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ, याद करना है क्लास में साथ में बोलते रहना, याद करके खत्म करना है चैप्टर को. एप्लीकेबिलिटी पहला होता है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ, दोनों नाम लिख रहे हैं, डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस बाय वे ऑफ पब्लिक इशू. फिर इन दोनों के नाम को कंबाइन कर दिया, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, वो भी इंक्लूड किया. उसके बाद में इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, कि कभी आप कमर्शियल पेपर का लिस्टिंग या इशू कर रहे हो तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा इशू लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, बट इट हैज टू बी इशूड एज पर आरबीआई के गाइडलाइंस. बहुत ज्यादा आसान. तो एप्लीकेबिलिटी तो एफर्टलेस है, बिना एफर्टली याद हो जाता है एप्लीकेबिलिटी, ये होगा पहली चीज. दूसरा पॉइंट आता है जनरल कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आखिर कौन कौन सी एंटिटीज इशू कर सकती हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम आराम से, अभी तक एलिजिबिलिटी पढ़ा नहीं है. अरे आईसीडीआर पढ़ने के बाद ये बहुत ईजी लगेगा आपको, लेकिन उसके पहले एलिजिबिलिटी आपको कब चेक करनी है. एलिजिबिलिटी टू बी कंप्लाइड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग. जब आप ये फाइलिंग करते हो तब आपको एलिजिबिलिटी कंप्लाई करनी है. डेट ऑफ फाइलिंग, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू सेबी और स्टॉक एक्सचेंज. सेबी या स्टॉक एक्सचेंज को हम ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, फिर सेबी हमको ऑब्जर्वेशन देता है, फिर हम फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, और साथ ही साथ ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं आरओसी को. जब हम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हैं, सेबी ऑब्जर्वेशन दे रही है, फिर जब हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, और साथ में ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी को दे रहे हैं, इस समय पे हमारा एलिजिबिलिटी कंप्लीट होना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो अगर मान लीजिए आज मैंने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, इस समय में भी आई शुड बी एलिजिबल. सेबी ने ऑब्जर्वेशन दिए, फिर मैंने फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी स्टॉक एक्सचेंज आरओसी को फाइल किया, इस समय पे भी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए. एलिजिबिलिटी कब कंप्लाई होनी चाहिए, तो उन्होंने बता दिया एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एज वेल एज ऑफर डॉक्यूमेंट. बहुत आसान. अब सवाल आता है एलिजिबिलिटी है क्या. बहुत अच्छे से मजे से रहना. एलिजिबिलिटी ये बताते हैं कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है. यहां पर हमें कुल मिला के मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट. इतना इजी जाएगा आपको 6 पॉइंट याद रखना. देखना पहला पॉइंट, कौन इस रेगुलेशन में डेट सिक्योरिटी या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस इशू नहीं कर सकता है. नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कौन नहीं कर सकता. अरे याद करो, ऐसे समझो, एक दरवाजा था बड़ा सा आईसीडीआर का, उसमें कौन कौन इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं हमने पढ़ा. अब यहां पे एक दूसरा दरवाजा है कि इक्विटी शेयर नहीं, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर है, वो कौन कौन इशू कर सकता है. नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कौन कौन इशू कर सकता है. पहला ही पॉइंट, इफ द इशुअर प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर्स आर डिबार्ड. अगर इशुअर प्रमोटर ग्रुप डायरेक्टर्स, हमने आईसीडीआर में सेलिंग शेयर होल्डर भी पढ़ा था, क्योंकि यहां पे सेलिंग शेयर होल्डर हो नहीं सकता है, तो ये लोग अगर डिबार्ड हैं तो ये लोग कभी भी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते. दूसरा, एनी ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द इशुअर इज द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी व्हिच इज डिबार्ड. याद आ रहा है संगत. तो अगर हमारे प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी की भी प्रमोटर डायरेक्टर और वो कंपनी डिबार्ड है, तो हमारी कंपनी भी आईपीओ नहीं ला सकती, ऐसा पड़ा था. यहां पे हमारी कंपनी भी डेट सिक्योरिटी या प्रेफरेंस इशू नहीं कर पाएगी. थर्ड, इफ द इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, फिर प्रमोटर डायरेक्टर इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. ये 4 पॉइंट तो हमें पढ़ने ही नहीं पड़े ना आईसीडीआर के बाद. बहुत सिंपल. तो बहुत इजीली हो गया कि यार ये दरवाजा बंद था हमारे लिए, हम इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पा रहे, हमने कहा हम डिबेंचर इशू कर देते हैं, प्रेफरेंस इशू कर देते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे. तो आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी इशू नहीं कर सकते. इफ योर इशुअर प्रमोटर डायरेक्टर प्रमोटर ग्रुप आर डिबार्ड, if your promoter director are also promoter director of another company which is debarred, if your promoter director issuer they are willful defaulter, if your promoter director are fugitive economic offender. इन 4 circumstances में आप डिबेंचर्स प्रेफरेंस भी इशू नहीं कर सकते. फिर 2 पॉइंट उन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ा है, अच्छे से देखते हैं. if any of the promoter whole time director of the issuer is promoter whole time director of another company which is a willful defaulter. तो जो डिबार्ड वाला पॉइंट आईसीडीआर में था, वैसा ही पॉइंट इन्होंने विलफुल डिफॉल्टर में भी लिया है कि आप अगर विलफुल डिफॉल्टर हैं तो आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते. आपकी संगत अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो भी आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते. तो इफ एट ऑल योर प्रमोटर डायरेक्टर आर प्रमोटर डायरेक्टर अनदर कंपनी विच इज विलफुल डिफॉल्टर, तो आपकी कंपनी को भी हम नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करने नहीं देंगे. 1 मिनट. और एक और पॉइंट उसके बाद में,
any fine or penalties levied by SEBI or stock exchange is pending to be paid by issuer at the time of filing the offer document. कि अगर आपकी तरफ से SEBI stock exchange को भी फाइन या पेनल्टी देना बाकी है तो भी आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते. अब एक डाउट आता है बच्चों का कि ठीक है सर 6 पॉइंट है, बहुत इजीली हम याद करके एग्जाम में लिख देंगे, वो बड़ी बात नहीं है, बट हम ये जानना चाहते हैं कि जो 2 पॉइंट यहाँ पे एडिशनल है जो हाईलाइट कर रखे हैं ये आईसीडीआर में क्यों नहीं है. ये वहां पे भी होना चाहिए कि अगर आपकी संगत विलफुल डिफॉल्टर है तो आप आईपीओ नहीं ला सकते, अगर आपके स्टॉक एक्सचेंज सेबी को कोई भी फाइन या पेनल्टी देना बाकी तो आईपीओ नहीं ला सकते. द डिफरेंस है आईसीडीआर बना 2018 में, ये रेगुलेशन बना 2021 में, तो ये रीसेंट बने हुए पॉइंट है. अब कल को या तो आईसीडीआर में अमेंडमेंट लगे ये पॉइंट्स वहां पे ऐड करने पड़ेंगे. तो ये जब भी कोई लॉ ज्यादा लेटेस्ट दिखेगा वो ज्यादा आपको रियलिस्टिक दिखेगा, ज्यादा आपको करंट सिनेरियो से कनेक्टेड दिखेगा. तो 2021 का लॉ है तो थोड़ा सा लेटेस्ट है तो उन्होंने ये पॉइंट भी ऐड कर लिए. कल को आईसीडीआर नया बनेगा या अमेंडमेंट्स आएंगे तो ये पॉइंट वहां पे भी आ सकते हैं. थोड़ा सा आईसीडीआर पुराना है इसलिए वो पॉइंट्स नहीं है, बाकी बहुत जल्द विलफुल डिफॉल्टर वाला पॉइंट और फाइन वाला पॉइंट आईसीडीआर में भी आ सकता है. बहुत इजी. दीज आर 6 पॉइंट्स लाइक एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करना तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है. काफी आसान, काफी आसान. उसके बाद में इसको लेके आता है एलिजिबिलिटी कंडीशन को लेके कि ये जो संगत के 2 पॉइंट है, संगत के 2 पॉइंट कौन कौन से आते हैं, बी और डी. बी और डी. बी में कहते हैं कि आपके प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है जो कि डिबार्ड है तो आप आईपीओ नहीं, आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते. आपके प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर जो विलफुल डिफॉल्टर है तो आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते. ये जो संगत के पॉइंट है ये एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर shall not be applicable in case a person was appointed as a director only by virtue of nomination by debenture trustee in the other company. तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक डायरेक्टर बनाया बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन तो फिर उस केस में ये वाली नॉन एप्लीकेबिलिटी टच नहीं होती है. तो अगर आप कॉमन डायरेक्टर से 2 कंपनी के अंदर तो डिबारमेंट भी टच होगा, विलफुल डिफॉल्ट भी टच होगा, लेकिन अगर आप कॉमन डायरेक्टर बने बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन बाय डिबेंचर ट्रस्टी तो आप यहां पे टच नहीं करते हो. एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर है हमारी कंपनी में हु इज अ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी विच इज डिबार्ड, तो हमारी कंपनी भी डिबार्ड हो जाती है. लेकिन अगर ये जो डायरेक्टर हमारी कंपनी में डायरेक्टर बना था ये हमने हमारे चॉइस से अपॉइंट नहीं किया है, ये डिबेंचर ट्रस्टी के नॉमिनेशन से आया है तो हम डिबार होते नहीं है. तो अगर आपकी चॉइस वाला डायरेक्टर है तो आप डिबार हो जाते हो, लेकिन अगर वो डायरेक्टर जो कॉमन डायरेक्टर है वो आपकी चॉइस वाला डायरेक्टर नहीं है, ये डिबेंचर ट्रस्टी की नॉमिनेशन से डायरेक्टर बनाया तो उस केस में आप डिबार नहीं होते. नेक्स्ट पॉइंट नंबर ए और बी. ए और बी कौन से पॉइंट हो गए, डिबारमेंट वाले पॉइंट. ए और बी डिबारमेंट वाले पॉइंट हो गए कि आप खुद डिबार्ड हैं तो आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते, और अगर आपके कॉमन डायरेक्टर है किसी कंपनी में वो डिबार्ड है तो भी आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते. भी कह रहे हैं जब पीरियड ऑफ डिबारमेंट ओवर हो जाएगा तब आप एलिजिबल हो जाते हैं. तो इफ यू आर डिबार्ड फॉर 5 इयर्स, 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे. ऐसा नहीं है कि आपको सेबी ने कभी भी डिबार किया तो परमानेंटली डिबार हो जाते हो. सेबी ने अगर आपको 5 इयर्स के लिए डिबार किया है तो जब 5 साल हो गए देन यू आर एलिजिबल टू कम अप विथ योर इशू. और लास्ट पॉइंट जो विलफुल डिफॉल्टर के दोनों पॉइंट हैं, शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी. कि एक एंटिटी जो विलफुल डिफॉल्टर है वो नॉर्मली आईपीओ अपना नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती, लेकिन वो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू कर सकती है. एकदम सिंपल. तो यहां पे खास एफर्ट हमको इस पे नहीं देने. ये 6 पॉइंट तो हमको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, हमें उसके साथ जो ये स्पेशल 3 पॉइंट्स है उस पे ध्यान देना है. एक बार वापस फटाफट से देखते हैं. पहले आते हैं 6 इनएलिजिबिलिटीज कि ये 6 लोग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते. एकदम मजे में रहना, इस पूरे चैप्टर में हमें कितने पेज पढ़ने हैं मुझे बताओ. 7 है क्या? 7 पेजेस है, बस 7 पेजेस पढ़ना है. उसमें से फर्स्ट पेज है नहीं, हम सेकंड पेज पे ऑलरेडी है. तो चैप्टर में हमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बट जो पढ़ रहे हैं उसको एकदम परफेक्ट तरीके से रखना है, भले ही वो रिवीजन हो. तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग. इन एलिजिबिलिटी में 6 पॉइंट आ गए कि ये 6 लोग एलिजिबल नहीं है. पहला पॉइंट, अगर आप डिबार्ड है. सेकंड पॉइंट, अगर आपके कॉमन डायरेक्टर इफ योर प्रमोटर डायरेक्टर्स आर प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी व्हिच इज डिबार्ड. फिर आ जाता है विलफुल डिफॉल्टर है. फिर आता है विलफुल डिफॉल्टर में भी कॉमन कि अगर आप किसी और आपके प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है जो कि विलफुल डिफॉल्टर है. 4 पॉइंट तो यही हो गए. उसके बाद में एक पॉइंट आ जाएगा आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. फिर एक पॉइंट आ जाएगा फाइन और पेनल्टी पेंडिंग है. फिर बस मोरल ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए. फिर हम लोगों ने इनके स्पेशल केसेस पढ़े. स्पेशल केसेस कैसे? संगत वाले पॉइंट के स्पेशल केसेस. संगत वाले पॉइंट में आ जाते हैं 2. अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से जो कि डिबार्ड है तो आपकी कंपनी भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती है. और एक और पॉइंट है, अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर जो कि विलफुल डिफॉल्टर है तो भी आपकी कंपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती. यहां पे उन्होंने एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगर वो जो कॉमन डायरेक्टर है वो डिबेंचर ट्रस्टी के नॉमिनेशन से आया हुआ व्यक्ति है तो इस केस में ये पॉइंट आपके एक्सेप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आप फिर भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट आया कि अगर आप डिबार हुए. फर्स्ट 2 पॉइंट
कि अगर आपके इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर डिबार्ड है तो आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ सम अदर कंपनी जो कि डिबार्ड है तो भी आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। जब पीरियड ऑफ डिबारमेंट ओवर हो जाएगा फिर आप इशू कर सकते हो। और फिर लास्टली वो पॉइंट लेकर आए कि अगर विलफुल डिफॉल्टर है कोई भी व्यक्ति तो विलफुल डिफॉल्टर के केस में आप पब्लिक इशू तो नहीं कर सकते लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते। आर वी ऑल गुड हियर? चलो, इसके बाद में उन्होंने कुछ छोटे मोटे और पॉइंट्स बताए कि ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इफ द इश्यूअर इज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ interest or repayment of principal amount in respect of non-convertible securities, if any, for a period of more than 6 months, कि यहां पर भी आपको पब्लिक इशू करने नहीं देंगे। पब्लिक इशू नहीं करने देंगे अगर आपने पहले कोई इशू किया था और उसका आपने 6 मंथ से ज्यादा आप डिफॉल्ट के अंदर हो तो 6+1 हम कह देते हैं इनएलिजिबिलिटी को। कि ये 6 पॉइंट ऊपर हो गए। एक पॉइंट और हो गया कि अगर आपने पहले कोई सिक्योरिटी इशू की थी, अगर आपने पहले कोई नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू की है और उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में आपने डिफॉल्ट कर दिया फॉर मोर देन 6 मंथ्स तो भी आप यहां पर इश्यू लेके नहीं आ सकते। तो इन एलिजिबिलिटी में हो जाते हैं हमारे 6 पॉइंट प्रैक्टिकली। ठीक है, उसके बाद में इजी पॉइंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल। जब भी आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करोगे तब आप लोगे पहले एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल। मुझे बताओ इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता है? एक प्रायर अप्रूवल, एक एडवांस अप्रूवल जो हम स्टॉक एक्सचेंज से लेते हैं कि हे स्टॉक एक्सचेंज, हम अगर कोई सिक्योरिटी इशू करेंगे तो आप उसको लिस्ट तो कर लोगे ना। वो पहले से एक एडवांस अप्रूवल देता है कि हाँ आप इशू करो, हम उसको लिस्ट कर लेंगे। चलिए बेहतरीन। उसके बाद में डिपॉजिटरीज, यू विल हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी। डिबेंचर ट्रस्टी, क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू एन इशू। यू विल हैव टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी क्रेडिट रेटिंग की महत्व बढ़ जाता है। आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी है एटलीस्ट 1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। लेकिन अगर आपने 2-3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ले ली है, आपको सारी की सारी डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। आप सिलेक्टिव होकर डिस्क्लोज नहीं कर सकते ऐसा। उसके बाद में क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस फंड, आपको एक रिकवरी एक्सपेंस फंड भी बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस, सारे के सारे सिक्योरिटीज नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिकली इशू होंगे। और लास्ट पॉइंट आता है रेगुलेटरी फीस। आप कभी भी अगर इशू करें तो स्टॉक एक्सचेंज को आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ में एक रेगुलेटरी फीस देनी है, क्योंकि आप रेगुलेटरी फीस से भी तो मांगेगा ना पैकेट। देखना अच्छे से, in case of public issue of debt security and non-convertible redeeming preference shares, the issuer shall, while filing a draft offer document with stock exchange, forward a soft copy of draft offer document to SEBI for its records, along with regulatory fees as specified in the regulation. कि जब हम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसी के साथ में हम एक रेगुलेटरी फीस भी दे देते हैं। सेबी को पैकेट तो चाहिए ही चाहिए। यहां तक आके रुकते हैं हम। यहां तक बहुत जनरल बातें पढ़ी, कुछ बहुत खास नहीं पढ़ा हमने। मेन जो हमने पढ़ा वो है एलिजिबिलिटी के अंदर, अभी तक और कुछ नहीं। तो अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आता हूं, हमने सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी पढ़ा, उसके बाद में आता हूं दूसरा हमने पढ़ा एलिजिबिलिटी। याद करो आईसीडीआर में हमने पढ़ा था एक चीज जनरल कंडीशंस। आईसीडीआर में पढ़ते हैं हम जनरल कंडीशंस, डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करेंगे, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेंगे। वहां पे हमने वो भी पढ़ा था 75% वाले पॉइंट, कि आपको फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस करना होगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वगैरह 35% ज्यादा नहीं हो सकते, दोनों मिला के। याद आ रहा है? जो वहां पे हमने जनरल कंडीशन पढ़ी थी वैसी ही कुछ यहां पे जनरल कंडीशन अभी हमने पढ़ी। मेन इनएलिजिबिलिटी के 6 पॉइंट हो गए थे, फिर हम जनरल चीजें पढ़ रहे हैं कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लेना, डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट कर लेना, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर देना, रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर लेना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेना, रिकवरी एक्सपेंस फंड बना लेना, सारे सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली इशू होंगे और रेगुलेटरी फीस भी दे देना। ये हमने कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ लिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अगर हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021, एप्लीकेबिलिटी। तीनों पॉइंट याद आ रहे हैं? एप्लीकेबिलिटी में 3 पॉइंट्स पढ़े थे हमने, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस बाय वे ऑफ पब्लिक इशुएंस, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय वे ऑफ प्राइवेट इशुएंस, उसके बाद में लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर इफ दे आर इशूड एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस। ठीक है, फिर हम लोग आ गए इन एलिजिबिलिटी। लिखा एलिजिबिलिटी बट उसमें नेगेटिव लिस्ट है कि ये 6 लोग एलिजिबल नहीं है। फिर उन्होंने नीचे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया कि अगर किसी का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफॉल्ट हुआ है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, वो भी नहीं कर सकता पब्लिक इशू। तो ऐसे 6+1 हमने यहां पे पढ़ लिए एलिजिबिलिटी के अंदर। उसके बाद मैं जनरल कंडीशन, इसमें कुछ पॉइंट लिखना नहीं है बट जनरल के रजिस्ट्रार को अपॉइंट करो, क्रेडिटिंग एजेंसी को अपॉइंट करो, डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट कर लो, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो, रेगुलेटरी फीस दे दो, रिकवरी फंड बना दो। ये सब कुछ जनरल कंडीशंस हमने पढ़े, कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं। यहां तक इस चैप्टर में आए हैं, आप खुद सोचो अगर मैं पेपर सेटर हूं तो मैं इस पे क्या ही क्वेश्चन बनूंगा? मोस्टली एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन बना सकता हूं। इजी क्वेश्चन बनाना तो एप्लीकेबिलिटी पे बना दूंगा। एलिजिबिलिटी के जो 3 स्पेशल केस पढ़े उसपे मैं अच्छा केस स्टडी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकता हूं। क्या पढ़े? 3 केस हमने। संगत वाला जो पॉइंट है उसमें हमने पढ़ लिया कि अगर कभी भी संगत वाला पॉइंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर डिबेंचर ट्रस्टी के नॉमिनी किया हुआ डायरेक्टर है,
डिबारमेंट वाला पॉइंट पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद में खत्म हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा विलफुल डिफॉल्टर जो है वो पब्लिक इशू नहीं कर सकता, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, बस सिंपल। चल उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ता हूं मैं आपके साथ, एक अच्छा टॉपिक आता है राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, इसके अंदर हमने इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स बताए थे कि इसके अंदर 8 पॉइंट्स है जहां पे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है ये अगर इस चैप्टर से एक टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो यहां पे बनाया जा सकता है। राइट टू रिडीम और रिकॉल प्रायर टू मैच्योरिटी, इसका मतलब होता है, पहले कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जब एक कंपनी इशू कर रही है, व्हेनेवर अ कंपनी इज इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, सबका फोकस यहां पे, जब एक कंपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रही है उस समय पे कंपनी ने क्लियर एक टेन्योर बताया कि ये डिबेंचर्स 10 साल के होने वाले हैं, 10 साल तक हम आपको इंटरेस्ट देंगे और 10 साल के एंड में हम आपको प्रिंसिपल रीपे कर देंगे। तो जब डिबेंचर इशू किए तब एक टेन्योर बताया गया है। यहां पे हम साथ में एक राइट दे सकते हैं कि हे इन्वेस्टर, अगर आपको चाहिए तो आप 10 साल के पैसे पहले भी हमसे पैसे मांग सकते हो, राइट ऑफ रिकॉल, कि आपको चाहिए ना तो आप 5 साल के बाद जब चाहो अपने पैसे मांग सकते हो। दूसरी चीज, कंपनी अपने पास भी ये राइट रख सकती है कि वैसे तो इनका टेन्योर 10 ईयर्स है, बट 5th ईयर के बाद जब हम चाहें हम आपको अर्ली मैच्योरिटी भी कर सकते हैं। तो राइट ऑफ रिकॉल और अर्ली मैच्योरिटी, ये भी प्रोविजन आप चाहो तो रख सकते हो। तो टॉपिक ये है, जब भी आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, अरे इक्विटी शेयर में ये पंगा ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे बताओ इक्विटी शेयर में कोई टेन्योर होता है क्या? इक्विटी शेयर तो इररिडीमेबल होते हैं, लेकिन डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स तो हमेशा रिडीमेबल होंगे, उनका एक टेन्योर होगा, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 3 ईयर्स। तो यहां पे इनका कहना है कि जब भी आप डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो आप एक टेन्योर देते हैं, तो वहां पर एक राइट दो कि वो व्यक्ति भी चाहे, आप चाहो तो राइट दे सकते हो कि इन्वेस्टर भी चाहे तो अर्ली मैच्योरिटी मांग सकता है कि यार 10 साल नहीं 8 साल ही हुए, मुझे 8 साल बाद पैसे चाहिए। और कंपनी के पास भी अगर पहले पैसे अरेंज हो जाए तो कंपनी भी अर्ली मैच्योरिटी कर सकता है कि अरे हमने 10 साल का बोला था बट 7 साल बाद ही आपकी मैच्योरिटी ले लो। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये राइट रखा जा सकता है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के पहले राइट ऑफ रिकॉल, राइट ऑफ रिडम्पशन। ठीक है सर, अच्छे से पढ़ते हैं इसके अंदर एक एक करके पॉइंट को। आप जब भी चाहें अपना रिडम्पशन का राइट दे सकते हैं कि राइट टू रिडीम वगैरह है कि कोई भी व्यक्ति, इन्वेस्टर चाहे तो पहले रिडीम कर सकता है, कंपनी चाहे तो पहले रिडीम कर सकता है, लेकिन इट शुड नेवर बी लेस देन 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज का मतलब क्या हो गया? यहां पे कह रहे हैं कि कभी भी अगर आपने ऑफर डॉक्यूमेंट लिख दिया कि डेट फ्रॉम विच सच राइट इज एक्सरसाइजेबल, पीरियड ऑफ एक्सरसाइज शुड नॉट बी लेस देन 3 वर्किंग डेज, मतलब हम उनको राइट देते हैं कम से कम 3 दिन का समय देते हैं कि वो लोग डिसाइड कर सके कि उनको बेचना है या नहीं। एंड रिडम्पशन अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम डिस्काउंट रिडम्पशन शैल टेक प्लेस, ये हमको उनको दे देना है। अच्छे समझना, such right to recall non-convertible security or redeem debentures prior to the maturity date shall be exercised in accordance with the terms of issue and detailed disclosure in regard with the made offer document, including date from which such right is exercisable, period of exercise which shall not be less than 3 working days, and redemption amount जो भी होगा shall take place। अभी क्या कह रहे हैं पहले पॉइंट में, पूरा फोकस यहां पे, पूरे पहले पॉइंट में कहते हैं कि ये जो अर्ली रिडम्पशन का राइट है ये पूरा एक्सरसाइज किया जाएगा एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट। जैसे ऑफर डॉक्यूमेंट लिख के दिया है, अगर हमने ऑफर डॉक्यूमेंट कुछ लिखा ही नहीं है तो ऐसा कोई राइट नहीं होगा। तो राइट विल बी एक्सरसाइज एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट, पहला पॉइंट ये है। लेकिन हम जब भी ऐसा कहते हैं कि चलो ठीक है हम अर्ली रिडम्पशन कर रहे हैं, कौन कौन इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपनी सिक्योरिटीज बेच के पैसा ले जाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर्स को कम से कम 3 दिनों का समय देना चाहिए जिसके अंदर वो आके बता सके कि हाँ हम अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहते हैं। पीरियड ऑफ एक्सरसाइज कम से कम 3 डेज होना चाहिए। एकदम प्रेम से एक एक पॉइंट को समझेंगे। सेकेंड, the issuer or investor may exercise such right with respect to all the non-convertible securities issued or held by them or with respect to a part of non-convertible securities so issued or held। ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है अर्ली रिडम्पशन का, वो चाहे तो पूरे के पूरे, मान लीजिए 100 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए, 100 करोड़ के रिडम्पशंस को अर्ली रिडम्पशन कर सकते हैं, या फिर वो चाहे तो पार्ट ऑफ इट 50 करोड़ को भी कर सकते हैं। तो आपका जो ये अर्ली रिडम्पशन है ये पूरा भी हो सकता है या फिर इट कैन बी देयर ऑन अ पार्ट ऑफ इट, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है सर, पार्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पे भी कर सकते हैं, आपको हाईलाइट भी करना नहीं बोली, आप बस स्क्रीन पे देखो की हाईलाइट्स देख रहे हैं। उसके बाद में इन केस ऑफ पार्शियल एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, कभी भी ऐसा एक्सरसाइज अगर पार्शियली एक्सरसाइज हो रहा है, इट शुड बी डन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ओनली। अगर हम पार्शियल कर रहे हैं, जैसे कि 100 करोड़ के डिबेंचर्स थे और हम 50 करोड़ के अर्ली रिडम्पशन दे रहे हैं, तो हमें प्रोपोर्शनेटली करना होगा। एवरीवन हु हैज गॉट 2 डिबेंचर, उसमें से एक डिबेंचर उसका हम रिडीम कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आधे डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम कर रहे हैं, आधे को नहीं, आप 10 इयर्स तक कंटिन्यू करो। तो अगर हम पार्ट ऑफ इट भी कर रहे हैं तो हमें करना होगा प्रोपोर्शनेटली। समझ में आ रहा है? ताकि हर एक व्यक्ति के जितने भी डिबेंचर्स है उसके आधे डिबेंचर्स वो देके अर्ली रिडम्पशन के मजे ले पाए।
Next, no such right shall be exercisable before the expiry of 1 year from the date of issuance of such non-convertible security. आप ऐसा कोई भी अर्ली रिडम्पशन का राइट 1 साल के पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ये नहीं कैश सिक्योरिटी इशू की 3 महीने बाद चलो अर्ली रिडम्पशन, नहीं, कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए इशू के, उसी के बाद में आप अर्ली रिडम्पशन की बात कर सकते हैं. इशू शैल सेंड नोटिसेस टू ऑल द एलिजिबल होल्डर एट of such non-convertible security debenture trustee at least 21 days before the date on which such right is exercisable. 21 days का नोटिस देंगे उनको, 3 डेज उनको राइट एक्सरसाइज करने के लिए देंगे और उसके पहले 21 डेज का नोटिस देंगे कि हम अर्ली रिडम्पशन का राइट दे रहे हैं. तो अर्ली रिडम्पशन 1 साल के बाद ही होगा, 21 डेज का नोटिस होगा, मिनिमम 3 डेज का रिडम्पशन का राइट मिलता है. Issuer shall also provide a copy of such notice to the stock exchange where such non-convertible securities are listed. हमें ये जो नोटिस हम इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं वो हम स्टॉक एक्सचेंज को भी देंगे. For wider dissemination and shall make an advertisement in English daily and regional daily. इस चीज का आपको एक एडवर्टीजमेंट भी देना है. तो यू हैव टू फाइल इट विद स्टॉक एक्सचेंज एंड एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर कि हम हमारे डिबेंचर होल्डर्स का अर्ली रिडम्पशन कर रहे हैं. ठीक है. Issuer shall pay interest at the rate of 15% for the period of delay. ठीक है, हमको टाइम पे कर देना है, अदरवाइज डिले पे इंटरेस्ट लगेगा. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, हमने कभी भी अर्ली रिडम्पशन कर लिया, उसके बाद क्या करना है, सबमिट अ रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज. ये होने के बाद में एक स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट देंगे कि हमने इस प्रकार से अर्ली रिडम्पशन किया. दूसरा, इन्फॉर्म डिबेंचर ट्रस्टी कि हमने इतने इतने लोगों का अर्ली रिडम्पशन कर दिया है, एंड इन्फॉर्म द डिपॉजिटरीज कि भैया इनका अर्ली रिडम्पशन हो चुका है तो आप इनको एक्सटिंग्विश कर दो. पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे क्यों मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा, ताकि बुलेट पॉइंट्स आप मेरे साथ में अच्छे से रिवाइज कर पाओ. पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे एग्जाम के एक दिन पहले बुलेट पॉइंट्स आपको सब कुछ याद आ जाना चाहिए. इस पूरे चैप्टर में 2 ही टॉपिक्स हैं जो कठिन जाएंगे पढ़ने के लिए. एक टॉपिक ये जाएगा, मुझे बताओ ऊपर इनएलिजिबिलिटी कितना ईजी था, एप्लीकेबिलिटी कितना ईजी है. ये टॉपिक डिफिकल्ट जाएगा अर्ली रिडम्पशन, क्योंकि आपने पहले कभी देखा नहीं है. दूसरा आपको डिफिकल्ट जाएगा ग्रीन डेट की डेफिनेशन, बस इसके अलावा कुछ डिफिकल्ट नहीं जाने वाला है. तो पूरा फोकस इन दोनों टॉपिक पे. राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी. पहला, कॉल एंड पुट फॉर द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. इसका मतलब है कि अगर इशुअर चाहे तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दे सकता है टू इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर्स. कॉल और ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए इशुअर चाहे तो वो भी अर्ली रिडम्पशन कर सकता है, और अगर इन्वेस्टर चाहे तो वो भी अर्ली रिडम्पशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो एक को कहते हैं कॉल, एक को कहते हैं पुट. मैंने आपको रेगुलर बैच में पढ़ाया था, इस कॉल और पुट का डेरिवेटिव के कॉल और पुट से कोई लेना देना नहीं है. ये सेम वर्ड यूज कर लिए बस. तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टर भी चाहता है कि मुझे अर्ली रिडम्पशन दे दो तो इन्वेस्टर भी एक्सरसाइज कर सकता है कॉल ऑप्शन, और अगर कंपनी भी चाहती है कि अरे हाँ अर्ली रिडम्पशन दे जाओ तो कंपनी भी दे सकती है पुट ऑप्शन. तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए मेन चीज. सेकंड बुलेट पॉइंट, ऑफर डॉक्यूमेंट, कॉल या पुट एक्सरसाइज किया जाएगा, अर्ली रिडम्पशन अर्ली मैच्योरिटी होगी ओनली एज पर द डिटेल्स मेंशन इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट. अगर ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते. ऑफर डॉक्यूमेंट में डिटेल्स लिखे उसी हिसाब से होगा. थर्ड, 3 डेज. 3 डेज क्या था, मिनिमम एक्सरसाइज पीरियड. हर इन्वेस्टर को कम से कम 3 डेज का मौका मिलना चाहिए इसमें वो एक्सरसाइज कर पाए. ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए आप डिसाइड कर लो, नहीं, मिनिमम 3 डेज का पीरियड ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए. नेक्स्ट 21 डेज. 21 डेज का नोटिस पीरियड होना चाहिए कि आज आपको बोला कि आपके पास अर्ली रिडम्पशन का राइट है, 21 डेज के बाद ही 3 डेज पीरियड स्टार्ट होगा जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो. 21 डेज का नोटिस देना जरूरी है. उसके बाद में कोई भी कंपनी चाहे तो अर्ली रिडम्पशन कर सकता है, पार्टली भी और फुल्ली भी. लेकिन अगर पार्टली करेगा तो वो कैसा होना चाहिए, अगर पार्टली करेंगे तो इट हैज टू बी अगर पार्टली करेंगे तो इट हैज टू बी प्रपोर्शनेटली. आपको प्रपोर्शनेटली करना जरूरी है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हमारे आधे डिबेंचर होल्डर्स काम कर रहे हैं आधे का नहीं कर रहे हैं, नहीं, हर व्यक्ति के पास जितने डिबेंचर्स है उसका आधा हम करेंगे तो प्रपोर्शनेटली होगा. उसके बाद में मिनिमम 1 ईयर. आप ये जो अर्ली रिडम्पशन करना चाहते हो करोगे आप ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर. ये हैं 6 बुलेट पॉइंट. अगर आपने 6 बुलेट पॉइंट भी ध्यान रख लिए तो एग्जाम में बहुत इजीली इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो. वापस बोलता हूं, कॉल और पुट ऑप्शन फॉर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को आप चाहें तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दे सकते हैं अर्ली रिडम्पशन का. ये जो भी आप देना चाहते हो ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए. ये जब भी दोगे पीरियड ऑफ एक्सरसाइज मिनिमम 3 डेज होना चाहिए. उन लोगों को नोटिस पीरियड कम से कम 21 डेज का मिलना चाहिए. कंपनी अगर कभी भी अर्ली रिडम्पशन करी तो पार्टली भी कर सकती है, फुल्ली भी कर सकती है, लेकिन पार्टली करेगी तो कैसा होगा, प्रपोर्शनेटली होगा. मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर का समय देंगे आप. आज आपने इश्यू किया है, 1 साल के अंदर आप अर्ली रिडम्पशन नहीं कर सकते. ये 6 बुलेट पॉइंट. फिर 2 पॉइंट इतना सा है कि आपको नोटिस जो आप दे रहे हैं अपने सारे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर्स को, उसकी एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को भी देनी है और उसकी कॉपी एडवर्टीजमेंट देनी है, 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 रीजनल न्यूज़पेपर. और जो फाइनल रिपोर्ट बन रही है जिसमें आप पूरे डिटेल्स देंगे, दिस हैज टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज, डिबेंचर ट्रस्टी एज वेल एज डिपॉजिटरीज. ये कर लिया तो ये टॉपिक डन हो जाता है. सिर्फ बुलेट पॉइंट्स यू शुड बी एबल टू रिवाइज.
की इज एग्जाम के एक दिन पहले हम कैसे कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम कर पाए तो कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। चलो इसके बाद में फिर कुछ इजी टॉपिक्स आते हैं वापस। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाना है। ISIN जैसे हमने पढ़ा था कि आपका हर सिक्योरिटी का एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो यहां पर है। उसके बाद में ट्रस्ट डीड के बारे में बात आ जाती है। ट्रस्ट डीड को लेकर जनरल कि आप जब भी कोई भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करोगे तो उसकी एक ट्रस्ट डीड बनेगी। ट्रस्ट डीड इज द डीड बिटवीन द ट्रस्ट डीड इश्यूअर ने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू कर दिए। अब एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है बिटवीन दीज पीपल, इश्यूअर, डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर ट्रस्टी, जिसके अंदर डिबेंचर ट्रस्टी इंश्योर करता है कि मैं इन सारे डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करके रखूंगा। तो डिबेंचर ट्रस्टी ensures that he protects the interest of debenture holders against the company। तो यहां पर उसके कुछ प्रोविजंस आते हैं। अब देखते हैं अच्छे से जो आपका डिबेंचर ट्रस्ट डीड पे आते हैं, पूरा फोकस यहां पे। डिबेंचर ट्रस्ट, इश्यूअर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड एंटर कर लेता है। ये ट्रस्ट डीड के लिए कुछ पॉइंट है, स्क्रीन पे ध्यान देना अच्छे से। दिस ट्रस्ट डीड शुड बी एज पर सेक्शन 71, आपके सेक्शन 71 के हिसाब से होनी चाहिए, एंड एज पर फॉर्म नंबर SH12, कंपनीज एक्ट की बात हो रही है, तो ये उसके हिसाब से ट्रस्ट डीड बननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ट्रस्ट डीड होनी चाहिए विद इन स्पेसिफाइड टाइमलाइंस, विद इन स्पेसिफाइड टाइमलाइन से पूरा काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पेनल्टी ऑफ 2% इंटरेस्ट ओवर एंड अबाउट द अग्रीड रेट। अगर आपने स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर ट्रस्ट डीड नहीं बनाई तो कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर्स को जो भी अग्रीड रेट है, मान लीजिए अग्रीड रेट इज 9%, उसके ऊपर 2% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 11% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा अगर आपने ट्रस्ट डीड टाइम पे नहीं बनाई है तो। उसके बाद में ट्रस्ट डीड दो पार्ट में इशू होती है। पार्ट 1 इज स्टैंडर्ड एंड जो आपके स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है, एंड पार्ट 2 हैज अदर डिटेल्स। ट्रस्ट डीड इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम विच पेमेंट इज टू बी मेड। इसमें किस बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा इन्वेस्टर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, वो भी बताया जाता है। एंड डिबेंचर ट्रस्टी इज ऑथराइज्ड टू गेट डिटेल्स फ्रॉम द बैंक, ताकि डिबेंचर ट्रस्टी कभी भी जाके चेक कर पाए कि सारे डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉपर पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। बस यहां तक इतने से पॉइंट है, अच्छे से समझना। कभी भी एक कंपनी अगर डिबेंचर्स इश्यू कर रही है तो कंपनी को एक ट्रस्ट डीड बनानी है और डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। क्यों बनानी पड़ती है? देखो, अगर कंपनी 100 करोड़ का लोन ले रहा है फ्रॉम बैंक, तो बैंक इज स्मार्ट इनफ कि वो 100 करोड़ दे रहे हैं तो बैंक पूरे टाइम उनके सिर पे खड़ी रहेगी कि आप क्या कर रहे हो पैसों का, सब सही हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं डूब तो नहीं रहे पैसे। लेकिन अगर कंपनी 100 करोड़ रेस कर लेती है फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स, तो यहां तो लोगों ने 1000, 5000, 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो कोई नोबडी इज बॉदर्ड टू चेक द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड फॉर दैट पर्पस लॉ कहता है कि जब भी डिबेंचर्स रेस करते हो तो आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। सारे हजारों डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे ये डिबेंचर ट्रस्टी इंश्योर करता है कि हाँ पैसा सही से यूटिलाइज हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसके लिए तो ट्रस्ट डीड हैज टू बी एंटर्ड। अब इसके पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट, ट्रस्ट डीड जब भी एंटर होगी इट हैज टू बी एज पर सेक्शन नंबर 71 एंड एज पर फॉर्म नंबर SH12, ठीक है। ट्रस्ट डीड दो पार्ट में होती है, पार्ट 1 है स्टैंडर्ड और स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, पार्ट 2 इज अदर डिटेल्स, ठीक है। ये विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन हो जानी चाहिए। अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइमलाइन में नहीं किया आपने ट्रस्ट डीड को एंटर, तो जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट कमिटेड है उसके ऊपर 2% का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर बैंक अकाउंट डिटेल्स भी इंक्लूड होनी चाहिए कंपनी के, जिससे सबके इंटरेस्ट पेमेंट होने वाला है। और डिबेंचर ट्रस्टी को ये राइट होना चाहिए कि वो बैंक से जाके इन बैंक अकाउंट डिटेल्स के डिटेल्स मांग सके कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड दीज आर 4 पॉइंट्स अबाउट डिबेंचर ट्रस्ट दैट यू नीड टू नो। काफी आसान, काफी आसान, काफी आसान। उसके बाद में ये एक मैं आपको यूनिवर्सल पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ये आप कहीं भी चले जाओ, ये आप CIS रेगुलेशन में पढ़ लो, या आप म्यूचुअल फंड में पढ़ लो, या आप कंपनीज एक्ट में पढ़ लो। एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ ट्रस्ट डीड, व्हेनेवर ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स आते हैं हमेशा। ट्रस्ट डीड शेल नॉट कंटेन एनी क्लॉज, आप किसी भी ट्रस्ट डीड में ऐसा क्लॉज नहीं लिख सकते लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग द ऑब्लिगेशन लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी और द इशूअर, जिससे कि आप डिबेंचर ट्रस्टी या इशूअर की लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। आप कोई भी इस प्रकार का ट्रस्ट डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन एंटर नहीं कर सकते जिससे कि आप डिबेंचर ट्रस्टी या इशूअर की लायबिलिटीज को कम कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो। सेकंड, लिमिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग और वेविंग द प्रोविजन ऑफ एक्ट, रेगुलेशन, सर्कुलर गाइडलाइंस। आप ट्रस्ट डीड में कुछ ऐसा नहीं लिख सकते जिससे कि एक्ट को, रेगुलेशन को, रूल्स को, गाइडलाइंस को ही आप लिमिट कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो कि नहीं वो तो एप्लीकेबल नहीं है, यू कैन नॉट डू सो। एंड लास्ट, you cannot have a provision of indemnifying debenture trustee or the issuer for the loss or damage caused by their act of negligence or commission or omission। अच्छे समझना, ये क्या कह रहे हैं? आज कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी मिलकर एक ट्रस्ट डीड बना रहे हैं। ये ट्रस्ट डीड में कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं, कुछ ऐसी चीज नहीं लिख सकते जिससे कि इनके ही ऑब्लिगेशन कम हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट डीड इज एंटर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो अगर हमने आज ट्रस्ट डीड बनाई, हम कहते हैं अरे सुनो ना, अपन दोनों की ऑब्लिगेशन खत्म कर देते हैं,
लिख दिया यहाँ पे कि ये जो ऑब्लिगेशन है वो हम फुलफिल नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, नहीं कर सकते। आप ट्रस्ट डीड में ऐसा क्लॉज नहीं रख सकते जिससे कि आपकी ऑब्लिगेशंस कम हो रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है, लिमिट हो रही है। 1 2 एक्ट यार इतना सब कुछ बोलता है कि क्वार्टरली रिपोर्ट वगैरह देनी पड़ेगी, हम ट्रस्ट डीड में लेते हैं नहीं हम तो हाफ ईयरली देंगे, नहीं कर सकते। जो एक्ट रूल रेगुलेशन में ऑब्लिगेशंस दे रखी है वो सब आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी, आप उसको भी एक्सटिंग्विश लिमिट नहीं कर सकते। और तीसरा, यू कैन नॉट कीप अ पॉइंट फॉर इंडेमनीफाइंग। इंडेमनीफाइंग समझते हैं कि कुछ नुकसान हो गया तो आपको वापस पैसा मिलेगा। You cannot keep a provision for indemnification of debenture trustee or issuer because of their any act negligence. उनके negligence से कोई भी लॉस हुआ है तो उनको भरना पड़ेगा, तो आप ये नहीं लिख सकते कि कंपनी उसको वापस इंडेमनीफाई करेगा। तो इंडेमनिफिकेशन फॉर देयर एक्ट का कोई प्रोविजन होना नहीं चाहिए। तो तीनों वर्ड याद रखने हमको कि हम हमारे जो भी ऑब्लिगेशंस है उनको एक्सटिंग्विश लिमिट नहीं कर सकते, एक्ट रूल रेगुलेशन को एक्सटिंग्विश लिमिट नहीं कर सकते, और हम इंडेमनिफिकेशन का कोई भी पॉइंट रख नहीं सकते इन एनी ट्रस्ट डीड। यूनिवर्सल है, सीआईएस बोलो, म्यूचुअल फंड बोलो, या फिर यहां बोलो, कहीं पे भी नहीं कर सकते, ध्यान रखो। अच्छा, बस बाकी सारे पॉइंट तो यहां पर आ चुके थे। मैं अगर आता हूं यहां पे एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, जनरल कंडीशंस, उसके बाद में आ गया राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। उसको लेके आई थिंक 8 बुलेट पॉइंट्स है क्या? कहां गए बुलेट पॉइंट्स? ये रहे 8 बुलेट पॉइंट्स है। तो वी गॉट 8 बुलेट पॉइंट्स राइट टू रिकॉल। उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट ट्रस्ट डीड। हमने बीच में छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, लेकिन ट्रस्ट डीड को लेके हमने 4+1 पॉइंट पढ़ा है। 4 पॉइंट तो उस चार्ट में हो गया, और ये एक पॉइंट और कि ट्रस्ट डीड में कैसे कैसे क्लॉजेस होने चाहिए, या रेदर आई कैन से कैसे क्लॉजेस नहीं हो सकते। 3 चीजें थी। अदरवाइज 4 पॉइंट तो क्या पढ़े, सिंपल कि वो हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन SS12 वगैरह के हिसाब से होना चाहिए। उसके 2 पार्ट होने चाहिए। इसमें एक तो स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन का जनरल होगा, उसका आपको टाइम के अंदर एंटर कर लेना है, अदरवाइज आपको 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सब हमने जो पॉइंट पढ़े, एकदम सिंपल ट्रस्ट डीड। अब अगर मैं आगे चलता हूं ट्रस्ट डीड के बाद में, फिर कुछ जनरल बात आती है यहां पर, ऑब्लिगेशंस ऑफ इशूअर। उसके पहले आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन केस डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन ऑफ debt security. Where the issuer has defaulted in payment of interest or redemption of debt security and creation of security in accordance with the terms of document, any distribution of dividend shall require approval of debenture trustee. Simple सा point. अगर एक कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू की है, डेट सिक्योरिटी इशू की है, उस डेट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट पे नहीं किया, या फिर उसका रिडम्पशन ड्यू हुआ वो पे नहीं किया, या फिर सिक्योरिटी क्रिएट करनी थी वो नहीं की, तीनों में से एक भी चीज नहीं की है, या तो हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया टाइम पे, या रिडम्पशन पे हमने रिडम्पशन का अमाउंट पे नहीं किया, या हमें सिक्योरिटी क्रिएट करनी थी वो नहीं की, तो अब अगर आपकी कंपनी में इन तीनों में से कोई भी डिफॉल्ट हुआ है तो आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे नहीं सकते। तो अगर आपने डिबेंचर होल्डर के साथ इन तीनों में से कोई भी डिफॉल्ट किया है तो योर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट गेट डिविडेंड विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम डिबेंचर ट्रस्टी। तो अब अगर आपको इक्विटी शेयर होल्डर पे डिविडेंड देना है तो आपको डिबेंचर ट्रस्टीज को का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद में नॉर्मल पॉइंट आता है ऑब्लिगेशन ऑफ द इशूअर, के इशूअर की क्या क्या ऑब्लिगेशन इस रेगुलेशन में, बहुत जनरल बात है। ट्रीट ऑल द एप्लीकेंट्स इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, सारे एप्लीकेंट्स को फेयर तरीके से, इक्विटेबल तरीके से ट्रीट करो। नॉट इंप्लॉय एनी डिवाइस स्कीम और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड, याद करो ये हमने पढ़ा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाले चैप्टर के अंदर। यू कैन नॉट इंप्लॉय एनी डिवाइस स्कीम और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड। नेक्स्ट, यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर रजिस्टर्ड अंडर स्कोर्स, ये भी हमने सभी के अंदर पढ़ा हुआ है, जबरदस्त। इन केस ऑफ अ पब्लिक इशू कर रहे हैं, issuer shall provide all the required information document to the lead manager for conducting the due diligence। यहां तक एकदम जनरल पॉइंट है। अगला पॉइंट अच्छा है, ये जो 4 पॉइंट पढ़ी है क्या ऑब्वियस से पॉइंट है, आप सारे एप्लीकेंट्स को फेयर तरीके से ट्रीट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आप डिफ्रॉड करने के लिए कोई भी स्कीम अप्लाई नहीं करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कहता है आप स्कोर्स में खुद को रजिस्टर करोगे, आप लिस्ट होने वाले हो तो, और पब्लिक इशू करोगे तो आप लीड मैनेजर को सारी इंफॉर्मेशन दोगे। ये जनरल है। एक पॉइंट अच्छा आता है, the issuer shall ensure that the secured debt securities are secured by 100% security cover और higher security cover। मतलब अगर आपने 100 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए और उनको कमिट किया था कि हम आपको सिक्योर्ड रखेंगे, सिक्योरिटी देंगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आप उनको सिक्योरिटी दो। अगर अब आप सिक्योरिटी देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने डिबेंचर्स इशू किए 100 CR के, तो आपको कम से कम सिक्योरिटी भी देनी है 100 CR उससे अबव की। तो मैंने अगर 100 करोड़ के इशू किए डिबेंचर्स मेरी कंपनी ने, तो हमें 110 करोड़ की फैक्ट्री उनको एज ए सिक्योरिटी देनी होगी। सिक्योरिटी कवर शुड बी एटलीस्ट 100%। 100% से कम का सिक्योरिटी कवर चलेगा नहीं।
और साथ में इट शुड बी सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट देयरऑन एट ऑल टाइम्स फॉर द इशू डेट सिक्योरिटीज। बहुत इजी से 5 पॉइंट रखे उन्होंने। सारे एप्लीकेंट्स को फेयर तरीके से ट्रीट करना है, कोई भी डिफ्रॉड करने के लिए स्कीम आर्टिफाइस हमें नहीं लगाना है, स्कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है हमको, पब्लिक इशू कभी भी करें तो ड्यू डिलिजेंस करने के लिए हमें लीड मर्चेंट बैंकर को सारी डिटेल्स देने। और एक पॉइंट अच्छा है कि हम अगर सिक्योर डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, हमने बोला है डिबेंचर्स को आप सिक्योर रहेंगे, तो इट हैज टू हैव 100% सिक्योरिटी कवर टू कवर द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑब्लिगेशंस ऑफ द इशू। फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, और यहां पे आके इस चैप्टर का एक पूरा हिस्सा खत्म हो जाता है, पहले यहीं तक जाना है। ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी पे 3 ऑब्लिगेशन है। डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी वेस्टेड विद द रिक्विजिट पावर फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर ऑफ डेट सिक्योरिटी। आपको जो जो पावर दे रखी है उसको आपको एक्सरसाइज करनी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। सेकंड, आपको सुपरवाइज करना है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस फंड एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कि प्रॉपर सिक्योरिटी क्रिएट हुई या नहीं हुई, रिकवरी एक्सपेंस फंड क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। डिबेंचर ट्रस्टी शैल मॉनिटर द सिक्योरिटी कवर, सिक्योरिटी कवर का क्रिएशन भी देखना है और ड्यूरिंग द एंटायर टाइम उसको मॉनिटर भी करना है। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी है रिलायंस, उसने 500 CR के डिबेंचर्स इशू किए, उस समय पे सिक्योरिटी में एक फैक्ट्री दे दी जिसका वैल्यू है 550 CR, पर कल को अगर उस फैक्ट्री का वैल्यू कम हो गया तो क्या, तो आपको मॉनिटर भी करना है कि जो सिक्योरिटी कवर है वो पूरे टाइम पे इंश्योर रहना चाहिए कि उसको कवर करते हुए चले। बस यहां पे रुक जाऊंगा मैं एक बार के लिए। ऑब्लिगेशन ऑफ इशूअर, ऑब्लिगेशन ऑफ लीड मैनेजर। मैं अगर यहां पे आता हूं इस चैप्टर में, छोटे छोटे पॉइंट्स तो हमने बहुत सारे पढ़े, लेकिन अगर मैं सब्सटेंशियली बात करूं तो यहां तक इतना ही है। डिविडेंड, ऑब्लिगेशन ऑफ इशूअर, ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी की सिर्फ 3 ऑब्लिगेशन है, इशूअर के तकरीबन 5 ऑब्लिगेशन है। डिविडेंड का एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपका डिफॉल्ट है इंटरेस्ट में, डिफॉल्ट है सिक्योरिटी कवर में, डिफॉल्ट है आपका रिडम्पशन में, तो उस केस में आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिविडेंड रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अभी तक हमने इतना सही तो पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, और इसके बाद में तो और कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद में अगर मैं देखूं क्या पढ़ना है, यहां पे सिंपल आता है पब्लिक इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी। अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो, चैप्टर 3 आ जाता है, अभी तक चैप्टर 2 पढ़ा हमने, पब्लिक इशू की बात होती है, कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू, ग्रीन डेट सिक्योरिटी जो कि इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और यहां पे आके बस खत्म। फिर यहां पे आके चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, इसका तो बस ये ओवरव्यू देके चले जाते हैं। मेनली इन्होंने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2। ये हम लोगों ने जब रेगुलर बैच पढ़ रहे थे, हमने बेरैक से भी देखा था, इन्होंने मेनली फोकस रखा है हमारे पास चैप्टर 2 के ऊपर, चैप्टर 3 पे थोड़ा सा फोकस, फिर 4, 5, 6 से बता के चले गए। इन्होंने 4, 5, 6 पे बिल्कुल फोकस नहीं रखा है। हमने अभी कवर कर लिया चैप्टर नंबर 2 को, पूरी क्लास का फोकस स्क्रीन के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, गधों गधों गधों, इधर आओ। 2021 दिख रहा है ऊपर से तीसरा ही, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। चलिए चलते हैं इसके पास। सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021, बहुत ज्यादा इजी। सबसे पहले चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंटमेंट, डेफिनेशन, ये हमें काम करनी है। हमने रेगुलेशन में 3 पढ़ा है, एप्लीकेबिलिटी। रेगुलेशन में 3 एप्लीकेबिलिटी, 3 पॉइंट पढ़े थे, याद आ रहा है? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस बाय वे ऑफ पब्लिक इशू, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर। सही है, ये हो गया था एप्लीकेबिलिटी। फिर इन्होंने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया। हमारे सिलेबस में चैप्टर 2 रखा है इन्होंने ज्यादातर, जिसमें इन्होंने यहां पर लिखा है एलिजिबिलिटी, ये कुछ 6 पॉइंट पढ़े हमने। फिर ये 3 स्पेशल पॉइंट पढ़े उन 6 पॉइंट के। फिर हमने एक और 6+1 का एडिशनल पॉइंट पढ़ा था कि अगर 6 महीने तक हमने प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे नहीं किया तो भी हम पब्लिक इशू नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने जनरल पॉइंट पढ़े, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है हमें स्टॉक एक्सचेंज से, डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करना है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, आरटीए को अपॉइंट करना है, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी है, क्रेडिट रिकवरी एक्सपेंस फंड बनाना है, सारे के सारे सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली इशू होंगे, रेगुलेटरी फीस देनी होगी, याद आ रहा है? ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद में राइट टू रिकॉल एंड रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, क्या हम लोग इसके हमने 8 बुलेट पॉइंट पढ़े पूरे के पूरे, ठीक है सर। इसके बाद में रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनेगा। ISIN आपको हर एक सिक्योरिटी को देना है। ट्रस्ट डीड पढ़ा फिर हमने कि ट्रस्ट डीड के प्रोविजन 4 पॉइंट और एक और पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ा फिर हमने। उसके बाद में आएंगे लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर होना चाहिए, ठीक है, इसमें इन्होंने फोकस नहीं किया।
ये पॉइंट फिर सीधा पढ़ा दिया कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे अगर आपने डिफॉल्ट किया है इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल में, या फिर क्रेडिट रेटिंग या फिर सिक्योरिटी में। तीनों में से एक में भी आपने सिक्योरिटी क्रिएट नहीं की, इंटरेस्ट पे नहीं किया है, रिडम्पशन नहीं किया है, तो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। फिर हमने 5 पॉइंट पढ़े ऑब्लिगेशन ऑफ इश्यूअर के, फिर हम लोगों ने ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी के 3 पॉइंट पढ़े, और यहां तक हम लोग इस चैप्टर में आ चुके हैं। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो ये चैप्टर अगर हम देखते हैं तो अभी तक चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम में इतना जबरदस्त तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, ये एकदम मजे से। चलो, तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं। मैं एंड में रेगुलेशन नंबर के साथ में लिख लेंगे। अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी 3 पेज पे कुछ है ही नहीं, आते हैं यहां पे हम लोग। There's nothing here. आखिरी 3 पेज पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आने की संभावना है ग्रीन डेट सिक्योरिटी के ऊपर। तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी पे जाने के पहले हम लोग उसके पहले कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू पढ़ लेते हैं। बेयर एक्ट ने कैसे रखा है, जो चैप्टर 2 रखा था, चैप्टर 2 क्या है इस बेयर एक्ट का? जनरल कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी। पूरी क्लास का फोकस यहां पे चैप्टर 2 इज जनरल कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी। जनरल कंडीशंस वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब ये बता रहे हैं कि अगर पब्लिक इशू करना है तो एक्स्ट्रा क्या करना है। चैप्टर 3 आता है अब पब्लिक इशूएंस एंड लिस्टिंग ऑफ अगेन डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस। बात तो इन दोनों की चल रही है, डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस। अगर पब्लिक इशू करना है तो एक्स्ट्रा क्या करना है। अब सबसे पहला पॉइंट उसका ये आता है कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू। अगर पब्लिक इशू करेंगे तो क्या, 2 चीजें बोली बस। पहला, यू विल हैव टू अपॉइंट 1 और मोर मर्चेंट बैंकर। आपको एक मर्चेंट बैंकर बनाना अपॉइंट करना कंपल्सरी, आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो। When there is only one lead manager, it shall not be an associate of the issuer. सिमिलर चीज आईसीडीआर जैसी, अगर आपका एक ही लीड मैनेजर है तो वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए। However, in case the lead manager is an associate, अगर वो एसोसिएट है तो वो सारा काम संभाल सकता है। It shall disclose itself as an associate and its role shall be limited to marketing. तो वो सारा काम संभाल सकता है? नहीं, वो सिर्फ मार्केटिंग कर पाएगा। First lead manager shall not issue an due diligence certificate. वापस रीड करते हैं पहला पॉइंट। अगर आप पब्लिक इशू करें तो 2 ही एडिशनल कंडीशन है। One is you'll have to appoint a lead manager. लीड मैनेजर को लेकर कम से कम आपको एक लीड मैनेजर अपॉइंट करना है। अगर एक ही लीड मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो तो वो इशूअर का एसोसिएट नहीं होना चाहिए। अगर लीड मैनेजर इशूअर का एसोसिएट है तो वो मार्केटिंग ऑफ द इशू के अलावा कोई भी और काम संभाल नहीं सकता है। ये आपको ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी इशू नहीं कर सकता अगर वो एसोसिएट है तो। बस एक पॉइंट पड़ा। फिर आता है दूसरा पॉइंट। एक और पॉइंट क्या है, अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हैं तो द इशूअर शैल नॉट मेक अ पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस फॉर प्रोवाइडिंग लोन to or acquisition of share of any entity who is a part of promoter group or group company. आप कभी भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का पब्लिक इशू नहीं कर सकते ताकि प्रमोटर अपनी किसी ग्रुप कंपनी के शेयर्स खरीद सके। तो यू कैन नॉट इशू डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स सो दैट द कंपनी कैन अक्वायर प्रमोटर ग्रुप की दूसरी कंपनी के शेयर्स। प्रमोटर ग्रुप की दूसरी कंपनी के शेयर्स अक्वायर करने के लिए आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते। यही 2 हैं कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू। अगर इसको बेयर एक्ट से देखते हैं तो इसे कहते हैं अदर कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू, लेकिन हमारे मॉड्यूल ने सीधा लिख दिया है कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू। तो हमें समझना है कि सिर्फ ये 2 कंडीशन नहीं होती है, ये 2 तो एडिशनल आती है। बाकी तो ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं ना। क्या पढ़ा था हमने? डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार टू एन इशू को अपॉइंट करना पड़ेगा, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये जो सारे पॉइंट पढ़े थे ये थे कंडीशंस। ये हैं अदर कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करो तो बस वो, लेकिन अगर पब्लिश इशू करोगे तो ऊपर के सारे कंडीशन के अलावा ये 2 और, यू विल हैव टू अपॉइंट अ लीड मैनेजर एंड यू कैन नॉट इशू सिक्योरिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ प्रमोटर ग्रुप कंपनीज। प्रमोटर ग्रुप कंपनीज के शेयर्स अक्वायर करने के लिए आप ये नहीं कर सकते। ये हो गया कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू के 2 कंडीशन, इजी। फिर आता है हमारा एक टॉपिक, इशुएंस ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज को मैं भी साइड में रखता हूं, लास्ट में पढ़ेंगे। यहां पे है पूरा बढ़िया ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। तो ग्रीन डेट सिक्योरिटीज को लास्ट में पढ़ेंगे। उसके अलावा आते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट कि सर ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट। पहले आईसीडीआर के अंदर हमने जो पढ़ा था याद करते हैं। एक कंपनी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल करती है, यही ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाती है, यही ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे जाते हैं। हम पब्लिक कमेंट्स इनवाइट करते हैं विद इन 21 डेज, याद आ रहा है। उसके बाद में सेबी हैज गॉट 30 डेज टू गिव अस द ऑब्जर्वेशन। एक बार सेबी ने ऑब्जर्वेशन दे दिया, फिर ऑब्जर्वेशन को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर जो हमारा फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है वो हम स्टॉक एक्सचेंज आरओसी पब्लिक के पास देते हैं। ये हो गया आईसीडीआर में। यहां पर क्या है, यहां पर सब कुछ सिमिलर है, लेकिन यहां पर देखो सेबी ऑब्जर्वेशन नहीं दे रही है बस। तो यहां पर सिंपल क्या आता है, सेम कंपनी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देगी सेबी को,
कंपनी ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देगी स्टॉक एक्सचेंज को, कंपनी ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे भी अपलोड करेगी, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर और इश्यूअर के इनवाइट करेगी पब्लिक कमेंट्स आल्सो फॉर 7 डेज। ये सब हो गया, और यहां पर मर्चेंट बैंकर एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट दे देता है सेबी को कि हमारे हिसाब से इस कंपनी के अंदर सब कुछ सही है। कहने का मतलब है अगर एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो उन सर्कमस्टेंसेस में सेबी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वड है कि मैं चेक करूंगा, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दूंगा। लेकिन अगर आप डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, नॉन कर लो, कोई बात नहीं, आपका मर्चेंट बैंकर चेक कर रहा है कि हाँ हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, तो मर्चेंट बैंकर एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देता है। रादर आई शुड से मर्चेंट बैंकर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आईसीडीआर में भी देता है वैसे, लेकिन यहां पर उसका महत्व बहुत ज्यादा है। उसके बाद में कंपनी फाइल कर देगी ऑफर डॉक्यूमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज, सेबी एंड आरओसी, और पब्लिक को भी दे सकती है, बाकी सब कुछ सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर आ जाता है फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। तो फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या है, पब्लिक कमेंट्स इनवाइट किए जाते हैं ओनली फॉर 7 वर्किंग डेज, वहीं हम वहां पे 21 वर्किंग डेज करते हैं। आईसीडीआर में 21 दिन के लिए पब्लिक कमेंट्स हम करते हैं, इनवाइट करते हैं कमेंट्स को, यहां पर सिर्फ 7 वर्किंग डेज के लिए। वहां पर आईसीडीआर में सेबी हमें ऑब्जर्वेशन देता है, यहां पर सेबी ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा है, बस बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद में छोटे मोटे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, डिस्क्लोजर इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट, वही अरे भाई प्रोस्पेक्टस का गोल्डन रूल, प्रोस्पेक्टस में ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ झूठा होना चाहिए, वही ना तो कुछ झूठा ना ही कुछ छूटा, वही लिखा है ऑफर डॉक्यूमेंट में भी। इट शुड कंटेन ऑल द मटेरियल ट्रू, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, सब कुछ सच होना चाहिए, कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ इट शैल नॉट ओमिट एनी मटेरियल फैक्ट, कुछ छूटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल। फिर मोड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पे बताना है, स्टॉक एक्सचेंज, इश्यूअर और लीड मैनेजर के। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, इश्यूअर की वेबसाइट पे और लीड मैनेजर की वेबसाइट पे आपका ऑफर डॉक्यूमेंट आना चाहिए। एडवर्टीजमेंट 1 इंग्लिश 1 रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर आना चाहिए ऑन और बिफोर द इश्यू ओपनिंग डेट। इश्यू ओपनिंग डेट के पहले, इश्यू ओपनिंग डेट के पहले एक इंग्लिश और एक रीजनल न्यूज़पेपर में आपका एक प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट आ जाना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव सेम है कि आप किसी भी व्यक्ति को इंसेंटिव नहीं दे सकते फॉर बाइंग योर सिक्योरिटीज। अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टस सेम है, हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक समरी प्रोस्पेक्टस आपको देना होगा। एवरी एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पनीड विद एन अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टस इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड। The abridged prospectus, the summary prospectus, should not have any extraneous content from the main prospectus. The summary करते समय उसका मीनिंग चेंज मत कर देना, उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए। प्राइस डिस्कवरी एंड बुक बिल्डिंग, आप चाहो तो अपने सिक्योरिटीज को फिक्स प्राइस इश्यू में कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपनी सिक्योरिटीज को बुक बिल्डिंग से भी इश्यू कर सकते हो। मैंने आपको बताया कैसे कूपन रेट पे बिडिंग होती है, इंटरेस्ट रेट की बिडिंग होती है, ये हमने पढ़ा था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75%, आईसीडीआर में हम 90 पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप डेट सिक्योरिटी प्रेफरेंस इश्यू कर रहे हो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन बिकम्स 75%। एंड अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो यू हैव टू रिफंड ईच एंड एवरी पेनी विद इन 8 वर्किंग डेज। अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो आपको अनब्लॉक करना है, रिफंड करना है विद इन 8 वर्किंग डेज। अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट कर देना है विद इन सच टाइमलाइंस एज में बी प्रिस्क्राइब, बताया नहीं यहां पे। अगर आप टाइम पे अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो 15% पर एनम का इंटरेस्ट। अंडर राइटिंग, आप चाहो तो अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर सकते हो। मैंडेटरी लिस्टिंग, अगर आपने अनाउंस किया है तो आपको लिस्टिंग करना अनिवार्य हो जाएगा, एकदम सिंपल। ये क्या हुआ, ये इन्होंने चैप्टर नंबर 3 की एक सुपर समरी दे दी है। चैप्टर नंबर 3, हम मजे से, चैप्टर का नाम है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। इसका चैप्टर 1 तो एक प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 आता है जनरल कंडीशन। इन्होंने जनरल कंडीशन बहुत सारी पढ़ाई, ये पूरा का पूरा इन्होंने जनरल कंडीशन ही पढ़ाया है। स्क्रीन पे ध्यान, ये जो पूरा हमने पढ़ा है ये पूरा जनरल कंडीशन ही पढ़ा है। दिस इज ऑल चैप्टर 2 ऑफ द बेयर एक्ट, मतलब ये सब है जनरल कंडीशन। इसके बाद में यहां से उन्होंने बताया चैप्टर 3 के बारे में कुछ, यहां से उन्होंने पढ़ाया हमको चैप्टर 3। चैप्टर 3 बात करता है अबाउट पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के अंदर इन्होंने हमें सबसे पढ़ा दिया व्हाट आर द एडिशनल कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू। 2 ही तो कंडीशंस हैं, एक तो आपको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा और दूसरा आप प्रमोटर ग्रुप के कंपनीज के शेयर खरीदने के लिए पब्लिक इशू नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इजी। इसके बाद में हमने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी, ड्रिंक क्या बोल रहे हो, ग्रीन डेट सिक्योरिटी बोलो ना, ग्रीन डेट सिक्योरिटी, जो कि हमने पढ़ा नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने, उसके बाद में सिंपल ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के रूल्स। उसके बाद में कुछ पढ़ा,
बताओ ना क्या पढ़ा? जनरल क्या, कुछ तो बोलो, हेडिंग होगी ना टॉपिक की. समरी ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स ना. यस यस गुड. इन्होंने समरी ऑफ चैप्टर 3 दी है. स्क्रीन पे देखना अच्छे से. ये बैरैक्ट शुरू होता है, पूरी क्लास का फोकस यहां पे. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. मैं कितना भी स्लो डिटेल पढ़ाऊंगा, ये 1-1.5 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाता है. पूरी क्लास का फोकस यहां पे. यहां से चैप्टर 3 शुरू हो रहा है. अदर कंडीशन ये हमने पढ़ ली सबसे पहले. इश्यूएंस ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिर देखो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट पढ़ा हमने. ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 7 डेज का टाइम पीरियड ध्यान रखना है. पब्लिक इश्यूएंस यहां पे 7 डेज के लिए करते हैं, और यहां पर ऑब्जर्वेशन से भी दे नहीं रहे. उसके बाद में डिस्क्लोजर इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. अब इसकी पूरी समरी बना के दे दी है कि सुनो, ना तो कुछ झूठा होना चाहिए, ना ही कुछ छूटा होना चाहिए. यही तो इसका समरी है. फिर मोड ऑफ डिस्क्लोजर कि सुनो ना, ध्यान रखना, अपनी इश्यूअर की वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर देना. आप नोट्स में देखते जाओ. एडवर्टीजमेंट हमें करना है 1 इंग्लिश 1 रीजनल के अंदर, इश्यू ओपनिंग के पहले. वही टॉपिक है. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखो, इंसेंटिव. आप इंसेंटिव पे नहीं कर सकते किसी को. अब्रिश प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म, कि हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक अब्रिश प्रोस्पेक्टस देना कंपलसरी है. उसके बाद में प्राइस डिस्कवरी बुक बिल्डिंग, कि आप जब भी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तब आप फिक्स प्राइस से भी कर सकते हो और आप बुक बिल्डिंग से भी कर सकते हो. पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन स्किप उड़ा दिया उन्होंने. मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% का प्रोविजन. अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप अलॉटमेंट कर दोगे विद इन टाइम पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और नहीं कर पाए तो 15% का इंटरेस्ट लगेगा. अंडर राइटर को भी चाहो तो आप अपॉइंट कर सकते हो. आर वी अंडरस्टैंडिंग? इन्होंने चैप्टर 3 का सुपर समरी हमको यहां पे लाके दे दिया कि ये आपका चैप्टर 3 का सुपर समरी है. चलो, बीच में एक सेक्शन है, इस पे आ देते हैं पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन. अभी क्या कह रहे हैं कि आपका पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसा होगा? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का मिनिमम 2 वर्किंग डेज एंड मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज. 2 to 10. आईसीडीआर में कितना होता है? 3 to 10. आईसीडीआर में कोई भी आईपीओ आता है मिनिमम 3 डेज के लिए ओपन होगा, मैक्सिमम 10. यहां पे कह दिया 2 to 10. मिनिमम 2 डेज के लिए ओपन रखो, मैक्सिमम 10 डेज के लिए. ठीक है, बस ठीक है. मिनिमम 2, मैक्सिमम 10. तो नॉर्मल आईसीडीआर में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं 3 to 10, यहां पे 2 to 10 आ जाता है. बस ये हो गया चैप्टर 3. फिर तो ये हमारे मॉड्यूल वाले महाशय और आलसी में चले गए, और आलसी हो गए. इसके बाद में जो चैप्टर पढ़ाना था, देखना अच्छे से. अगर मैं मॉड्यूल में आता हूं, बेरैक्ट में आता हूं, ये यहां पर आया नहीं, तो पार्ट बी आया अभी तो. और ये आया चैप्टर नंबर 4, लिस्टिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटी. अभी पब्लिक इश्यू के बारे में पढ़ लिया था, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना था. यहां पे देखना कितना सबके बेरैक्ट में दे रखा है, इतना सारा प्राइवेट प्लेसमेंट. फिर ये पार्ट बी है. फिर चैप्टर 4, इश्यूएंस ऑन लिस्टिंग ऑफ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट. परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स की कैसे लिस्टिंग होती है वो दे रखा है. ठीक है. फिर आता है कमर्शियल पेपर, चैप्टर नंबर 6. हमारा मॉड्यूल आता है और हमारा मॉड्यूल उसको कह देता है हटाओ ये सब. चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 सिर्फ नाम देके छोड़ दिया है. दैट्स इट. खैर आप लोग तो सुखी हो, आपको क्या करना. आप तो चाहते हो ऊपर वाले दोनों का भी समरी कर देते, एक पेज में चैप्टर खत्म कर देते. बहुत अच्छी बात है. अब आते हैं यहां पे चैप्टर नंबर 4, बेयर एक्ट का चैप्टर नंबर 4. किसी को स्किप नहीं करना है, स्किप मत किया करो. किसी चीज में ज्यादा स्किप हो जाए मत ना. मेरे से बात नेगेटिव बातें नहीं करेंगे अपन, पढ़ाई की बात अच्छी करेंगे. कुछ नहीं, अटेम्प्ट कुछ नहीं होता. इधर आओ. लिस्टिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल, कि अगर हमें प्राइवेट प्लेसमेंट करना, उसकी लिस्टिंग का प्रोविजन क्या है? कुछ भी नहीं दिया इन्होंने. ये ध्यान रखना ना, क्या करना, लिस्टिंग एप्लीकेशन दे देना स्टॉक एक्सचेंज को, और वो भी है विद इन सच डेज एज मे बी स्पेसिफाइड. तो पढ़ना ही नहीं है. अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉटमेंट हो जाना चाहिए इन व्हाट, इन डीमैट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर, मतलब डीमैट बेसिस पे होगा, एंड वो भी कितने दिनों में, सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड. तो इसमें एक भी शब्द याद करने का नहीं है. तो चैप्टर नंबर 4 है लिस्टिंग, अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो कैसे होगा. फिर उनका परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट और परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस. अच्छे समझना, हमारे करिकुलम में परपेचुअल सिक्योरिटी की बात ही नहीं है. यहां तक कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि परपेचुअल सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती, कि डिबेंचर्स तो हमेशा कैसे होंगे, टाइम पीरियड रिडीमेबल रहेंगे. तो नॉर्मली बात सही है, कंपनीज जो नॉर्मल है वो कभी भी, रिलायंस चाहे तो परपेचुअल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकता. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू डू सो. इसके लिए आपके करिकुलम में ज्यादा फोकस नहीं है. अब देखना, इसलिए इन्होंने क्या लिख दिया जो आपको ध्यान रखना है. परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट या परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स कैन बी इशूड issuers permitted by RBI. Only they can do this. Issuers permitted by RBI to issue
perpetual debt instrument, perpetual non-cumulative preference shares, and instrument of similar nature forming part of non-equity regulatory capital may list such instrument after complying with the conditions stipulated by under chapter number 5. कि जो issuers RBI ने जिनको अलाउ कर रखा है वो चाहे तो अपनी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट करा सकते हैं विद दी कंप्लाइंग विद द कंडीशंस अंडर चैप्टर नंबर 5. तो यहां पे भी याद कुछ भी नहीं रखना है. और लास्ट आता है चैप्टर नंबर 6, लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर. कि अगर कमर्शियल पेपर को लिस्ट करना, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी में पढ़ा है तो ये कह रहे हैं कि अगर कमर्शियल पेपर भी लिस्ट होना चाहता है तो हो सकता है. डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज शैल कलेक्ट रेगुलेटरी फीस पॉकेट, और लेके किसको देंगे हम? सेबी. तो स्टॉक एक्सचेंज ये कलेक्ट कर लेगा पॉकेट, और इश्यूअर शैल अप्लाई फॉर स्कोर्स. अगर आप लिस्ट हो रहे तो स्कोर्स में आना पड़ेगा आपको भी. तो अगर कोई कमर्शियल पेपर की भी लिस्टिंग करना चाहता है तो उसको पॉकेट देना होगा और उसको स्कोर्स में आना है. ये हो गया चैप्टर नंबर 4 और 5 का इंट्रोडक्शन. अब अगर मैं यहां पर आता हूं, फोकस करना, इसके अंदर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इसके बाद में इन्होंने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इसके ऊपर कुछ दिया ही नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं है. बस यहां पे ध्यान रख लो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, इसका जब लिस्टिंग करना होता है तब चैप्टर 4 एप्लीकेबल होता है. बस इतना ध्यान रख लो. उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 कब एप्लीकेबल होता है? अगर परपेचुअल सिक्योरिटीज हैं तो चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेबल होता है, पढ़ना कुछ नहीं है. और चैप्टर नंबर 6 हो जाता है जब कमर्शियल पेपर है, पढ़ना कुछ नहीं है. उन्होंने डिटेल्स ही नहीं दिया हमें, बस एक आइडिया दे दिया. तो अगर हम देखें तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है. हमें ग्रीन डेट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है तो बस चैप्टर खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर. इस चैप्टर में आई मेड श्योर कि हर जगह पे नंबर ऑफ पॉइंट्स भी लिखूं. इतना छोटा इतना इजी चैप्टर है कि आपको तो ये पूरे ओवरव्यू से ही कंठस्थ होकर याद हो जाना चाहिए, इतना इजी सा है. अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, एकदम आराम से. सबसे पहले शुरू किया हमने एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन नंबर 3. टेक्निकली एप्लीकेबिलिटी तो चैप्टर 1 में आ जाता है वैसे, बट ठीक है. इश्यूएंस एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय पब्लिक इशू. issuance and listing of non-convertible security by way of private placement and listing of commercial paper issued as per guidelines of RBI. Eligibility 6+1. 6 पॉइंट में कह दिया कि ये लोग एलिजिबल नहीं है. एक और पॉइंट ले आए कि अगर किसी में इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डिफॉल्ट किया फॉर मोर देन 6 मंथ्स तो वो भी एलिजिबल नहीं है. फिर आ गया जनरल कंडीशन में, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करो, क्रेडिटिंग एजेंसी लो, रिकवरी फंड बनाओ, डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट करो, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लो, जनरल कंडीशन आ गया. राइट टू रिकॉल, इसमें 8 बुलेट पॉइंट्स पड़ा है. मुझे याद आ रहा है 3 डेज का प्रोविजन क्या था? 3 डेज का मिनिमम एक्साइज पीरियड होना चाहिए, 21 डेज का नोटिस आपको देना चाहिए, और आपने जब इश्यू किया उसके 1 ईयर तक आप चाहो तो भी रिडीम नहीं कर सकते. ऐसे कुछ जनरल पॉइंट्स पता है अच्छे से. फिर है ट्रस्ट डीड. ट्रस्ट डीड के कुछ 4-5 होना है कि 71 और SH12 के हिसाब से होना चाहिए. पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड होगा. आपको टाइम पीरियड पे ट्रस्ट क्रिएट करना है वरना 2% का एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ऐसे कुछ पॉइंट हो गए. फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए कि ट्रस्ट डीड में कैसे पॉइंट्स को आप क्लॉजेस को ऐड नहीं कर सकते. अपनी लायबिलिटी को इश्यूअर या डिबेंचर ट्रस्टी लिमिट एक्सटिंग्विश करना चाहते हैं, नहीं कर सकते. एक्ट रूल्स को लिमिट एक्सटिंग्विश करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते. या फिर आप कोई भी ऐसा कर रहे हो कि आपको नुकसान में भरपाई किया जाएगा, इंडेमनिफिकेशन का पॉइंट आप नहीं रख सकते. ठीक है. फिर उन्होंने लेकर आ गए कि डिविडेंड ऑन द अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, कि अगर आपने कभी भी अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट किया है, प्रिंसिपल के रिडम्पशन पे डिफॉल्ट किया है, या सिक्योरिटी क्रिएट करने पे डिफॉल्ट किया है, तो उस केस के अंदर कभी भी आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. अपने इक्विटी शेयरहोल्डर को करना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. फिर ऑब्लिगेशन ऑफ इश्यूअर के 5 पॉइंट, ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी के 3 सिंपल पॉइंट. फिर आ गया चैप्टर नंबर 2, अगर पब्लिक इशू कर रहे हैं तो क्या, तो कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू के एडिशनल पॉइंट क्या, आपको मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा, और आप प्रमोटर ग्रुप की किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने के लिए नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते. ग्रीन डेट सिक्योरिटीज भी पढ़ेंगे. ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट में 21 डेज की जगह 7 डेज आ जाता है यहाँ पे. इससे भी हमको ऑब्जर्वेशन भी नहीं देता. उसके बाद में समरी में हमने बहुत सारे पॉइंट्स की समरी पढ़ ली इजीली. फिर उन्होंने बताया चैप्टर नंबर 4 प्राइवेट प्लेसमेंट का है, चैप्टर नंबर 5 परपेचुअल सिक्योरिटी का है, और चैप्टर नंबर 6 सीपी का है. आप सोचो ना कि यहाँ पे आप गलती कैसे करोगे. जबरदस्त. 18 चैप्टर से आप उसको एकदम ऐसे बहुत बड़ा सिलेबस दिखेगा, पर उसको एक एक करके अगर आप तोड़ दोगे तो हर एक चैप्टर इजी लगने लग जाएगा. अब आपको फ्री करने के पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, दैट इज ग्रीन डेट सिक्योरिटी. रिसेंटली अमेंडमेंट भी आया हुआ है इसके अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. आते हैं हम लोग ग्रीन डेट सिक्योरिटी. क्या होता है ग्रीन डेट सिक्योरिटी? एकदम सिंपल. कोई भी इश्यूअर, चलो आ जाओ, पूरा फोकस करना, पूरा चैप्टर एक तरफ और ग्रीन डेट सिक्योरिटीज का डेफिनेशन एक तरफ. ठीक है, तो सुपर इंपॉर्टेंट है. क्या बात है.
ऑफ। चलिए यार, पूरा चैप्टर एक तरफ और ये डेफिनेशन एक तरफ। पहले तो क्या होता है ग्रीन डेट सिक्योरिटीज? कोई भी इश्यूअर अगर इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट कर रहा है, इश्यूअर डेट सिक्योरिटी इशू कर रहा है और इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर उस पैसे को वो यूज कर रहा है फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो ये डेट सिक्योरिटी कहलाती है ग्रीन डेट सिक्योरिटी। हम उस पैसे को यूज कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर मैंने आपको डेट सिक्योरिटी इशू की, डेट आपसे पैसा लिया, हर महीने आपको इंटरेस्ट देने वाला हूं, 5 साल बाद रिडीम करने वाला हूं, ये नॉर्मल डेट हो गया। लेकिन अगर उस पैसे को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं इनमें से किसी चीज के लिए, तो वो डेट सिक्योरिटी बन जाती है ग्रीन डेट। इसका इंपॉर्टेंस क्यों बन रहा है? जैसे कि प्रोफेशनल में एक पूरा 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है ESG के नाम से, और एक गजब सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट बोलता है क्या करो, भलाई करो, अच्छा काम करो, लाइफ में अरे भाई आजकल नहीं, आजकल क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, जिस दिन ये नीड सर्व हो जाती है उस दिन क्या व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता है। जब तक रोटी कपड़ा और मकान का नीड ही सर्व नहीं हुआ, कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। एक स्टूडेंट जिसका माइंड प्योर बिजनेस को समझता है, वो ये समझ ही नहीं पाएगा कभी कि क्यों ग्रीन डेट सिक्योरिटीज का कंसेप्ट आया। ऐसा समझो, एक कंपनी अगर नॉर्मल डिबेंचर इशू करती है तो वो इंटरेस्ट देती है 9% का, 10% का, लेकिन वही कंपनी अगर ग्रीन डेट सिक्योरिटी इशू करती है तो इंटरेस्ट देती है 4% का। फिर भी लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वही लोग ग्रीन डेट सिक्योरिटी खरीदेंगे जिनको ऐसा लगता है कि यार इंटरेस्ट कम मिलेगा चलेगा, लेकिन पैसा किसी अच्छी जगह इस्तेमाल होना चाहिए। ये वही व्यक्ति होगा जिसके पास बहुत सरप्लस ऑफ फंड्स है। तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी का अलग कल्चर है। एक व्यक्ति जिसको इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करना है, वो मार्केट से ग्रीन डेट सिक्योरिटीज खरीदता है। इस पे इन्वेस्टर को इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन फिर भी लोग इसको खरीदते हैं बिकॉज दे फील एक प्रकार का इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आते हैं इसके ऊपर, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएस के लिए बेस्ट है। सीएस के लिए ईएसजी में इतना काम है कि इस प्रकार की जब भी सिक्योरिटीज होती है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी वगैरह, उसमें कंप्लायंस तो आपको करना ही है, और आपको थोड़ी ना कि सैलरी कम देंगे कि नहीं अच्छा भलाई हो रहा है, नहीं, आपको आपकी प्रॉपर सैलरी प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलता है। तो इट इज की ईएसजी फ्रॉम कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। चलो, अब कहां आपको इस्तेमाल करना है तो वो ग्रीन डेट में क्वालिफाई हो जाएगा, ये हमें याद रखना पड़ता है। अब ये थोड़ा सा कठिन है याद रखना, तो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, येलो में हाईलाइट किया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को समझना है, और जो येलो वाला पार्ट है वो याद रख लिया तो बस हो गया। चलो, कहां पे अगर आपने पैसा लगाया है कंपनी ने तो वो ग्रीन डेट सिक्योरिटीज कहलाती है। पहला, रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। अगर आपका पैसा लग रहा है रीन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी के अंदर, रीन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी के अंदर, तो आप ग्रीन डेट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। इंक्लूडिंग विंड, बायो एनर्जी, अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मास ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन मतलब है इलेक्ट्रिक, क्या आप इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि पुणे में मेट्रो चल रही है तो मेट्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोयला थोड़ा चलता है ऐसे ऊपर से भभकते हुए, तो इलेक्ट्रिसिटी पे मेट्रो चल रही है ना, तो वो गया क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, मास और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अरे कितना फायदा है उससे, अगर 50 लोग अपनी कार लेके निकलेंगे तो ट्रैफिक और पोल्यूशन कितना होगा, और वही 50 लोग अगर मेट्रो में बैठ गए तो एक इतने से डिब्बे में 50 लोग बैठ पाएंगे शायद से, और मुंबई में तो आधे डिब्बे में बैठ जाएंगे सब लोग आराम से। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी सी जगह में जहां पे 2 कार आती है वहां पे 50 लोग चले जाएंगे डिस्पाइट ऑफ देयरिंग 50 कार्स। दैट इज क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी, पुणे में इलेक्ट्रिसिटी वाली बसेस चल रही है, आधी चल रही है पर चल तो रही है। जिसमें आपको ट्रेवल करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं होगी कभी भी, वो आपको मिलेगा गंदी सी बस। लेकिन कहीं ना कहीं तो चल रही है। दे आर एसी बसेस, उनकी स्पीड अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और वो ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छी। दैट इज द पॉइंट। तो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, नेक्स्ट पॉइंट। अगर कोई भी कंपनी अपना पैसा लगा रही है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के लिए, जो हम ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है इन सब के चक्कर में, जो एसी इतने यूज हो रहे हैं, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज की तारीख में पहले जैसे हुआ करते थे कि प्रॉपर मौसम, अब वैसा कुछ है ही नहीं। 12 महीने कभी भी बारिश आ सकती है, कोई मौसम है नहीं, मौसम शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग एसी चला के ये सब बातें कर रहे हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रेजिलिएंट to impact of climate change and information support systems such as climate observation and early warning system, जिससे कि हम लोग अब बिल्डिंग्स ऐसी बनाएं जिसके अंदर एसी कम लगेगा। बहुत फुद्दू लोग हैं हम लोग जब वो बिल्डिंग्स बनाते हैं जो कि बाहर से पूरी ग्लास की है, आपने देखा होगा ना, वो पूरी ग्लास की बिल्डिंग्स बेवकूफी है, उससे आपका एसी का बिल ज्यादा आना है, अंदर और गर्म होने वाला है, बट हम करेंगे उसको, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में एनर्जी एफिशिएंसी इंक्लूडिंग एफिशिएंट एंड ग्रीन बिल्डिंग्स। अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी, कम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सब कुछ काम हो रहा है, ऐसे प्रकार से बिजनेस चला रहे तो भी। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी, एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो भी एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सस्टेनेबल लैंड को यूज कर रहे हो, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, अफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन,
फॉर चिपको मूवमेंट, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो रहा है वो। पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए आप कुछ भी कर रहे हो। सर्कुलर इकोनॉमी अडेप्टेड प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स यूज करो जो बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे रेदर देन यूज एंड थ्रो। आप देखोगे आजकल एक ट्रेंड में आया, पहले स्ट्रॉ यूज होते थे, प्लास्टिक स्ट्रॉ, यूज एंड थ्रो, अब स्टील स्ट्रॉ आ गए। लोग स्ट्रॉ लेके घूमते थे जेब में, ड्रिंक लेंगे और अपना स्ट्रॉ लगा देंगे और उससे पिएंगे। ये क्या है? ये है एक प्रकार का सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमिक अडेप्टेड प्रोडक्ट्स। कि ऐसी चीज जिस चीज को आप यूज एंड थ्रो से अच्छा आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जो सेम चीज बार बार यूज होगी तो फायदा होगा, एज सिंपल एज दैट। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, रिफर्बिश मटेरियल यूज करना, दैट इज गुड फॉर एनवायरमेंट, सेम एंड इको एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। उसके बाद में तीन बहुत इजी है, पहले आपको इनमें से अपने फेवरेट 3-4 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड यूज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अपने फेवरेट जो भी आपको अपने आसपास दिखता है, जिसको लगता है कि मेरे आसपास यार इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही प्रॉब्लम है, तो वो उस हिसाब से देखोगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, कि अगर एनर्जी एफिशिएंसी, अरे हाँ देयर आर विलेजेस इन इंडिया जिसमें आज भी 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं रहती है। हाँ, तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनको इलेक्ट्रिसिटी का महत्व पता है, तो वो लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो केयरफुली यूज करेंगे। तो एनर्जी एफिशिएंसी, इस पे ध्यान रख लो। उसके बाद में वेस्ट मैनेजमेंट, जिन लोगों का रोज सुबह अपने घर पे मेड से झगड़ा होता है, गीला सुकरा अलग नहीं कर रहे तुम, गीला सुकरा अलग करो, तो जिन लोगों का तो वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, मेरा हो रहा है। उसके बाद में आते हैं सस्टेनेबल लैंड यूज। सस्टेनेबल लैंड यूज के अंदर आपको इंश्योर करना है कि जो भी अपने आसपास के फॉरेस्ट एरिया है वो सस्टेनेबल तरीके से यूज किए जाए। आप इस प्रकार से यूज मत करो कि वन टाइम यूज किया उसके बाद में वहां पे कुछ क्रॉप ही ग्रो नहीं हो रही है। आप अफॉरेस्टेशन करो, फॉरेस्ट्री करो, ये सब कर रहे हो। बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन प्रिवेंशन, ये सब पॉइंट। सर्कुलर प्रोडक्ट्स यूज करो अपने रूटीन के अंदर, ये हो गया। क्लाइमेट चेंज, ये ज़ारा H&M यूज मत करो, सर्कुलर प्रोडक्ट्स यूज करो। रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी होगी, ये सब यूज करो। तो ये सब, तो इनमें से कोई भी 4-5 पॉइंट यू शुड कंठस्थ, क्योंकि इसके बाद के तो तीनों पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद के 3 पॉइंट हैं ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड, ट्रांजिशन बॉन्ड। अगर कोई भी कंपनी अपना बिजनेस इस प्रकार से कर रही है कि वो वाटर 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 वाटर, ब्लू क्या है? पानी, ठीक है। वाटर रिसाइकलिंग, क्लीन वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर, सस्टेनेबल शिपिंग, सस्टेनेबल फिशिंग, फुली ट्रेसेबल सस्टेनेबल सी फूड, ओशियन एनर्जी, ओशियन मैपिंग। आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे कि वाटर का सस्टेनेबल यूज हो रहा है, तो उन बॉन्ड्स को बोल देते हैं ब्लू बॉन्ड्स। ब्लू बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ ग्रीन बॉन्ड। वैसे ब्लू बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड की डेफिनेशन में आता है ब्लू बॉन्ड, लेकिन ये थोड़ा अपना अपना धीरे धीरे अपना खुद का एक सेपरेट नाम बना रहा है। तो इवेंचुअली ऐसा होगा कि ये सब हो जाएंगे ग्रीन बॉन्ड, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, पोल्यूशन के अगेंस्ट है, जमीन के लिए अच्छा है, ग्रीन। और जो वाटर के लिए अच्छा है, ब्लू। बट अभी तो ब्लू बॉन्ड ग्रीन के अंदर है। फिर आता है येलो बॉन्ड। येलो क्या है? सूरज। सोलर एनर्जी की दिशा में अगर आपकी कंपनी कुछ काम कर रही है और पैसा रेस करे, इसको येलो बॉन्ड्स बोल सकते हैं। येलो बॉन्ड्स विच कंप्राइज ऑफ फंड्स रेज फॉर सोलर एनर्जी जनरेशन एंड द अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब अगर मैं सोलर के पैनल के क्लीनिंग का भी काम करता हूं तो भी मैं इसी में आ जाऊंगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बिजनेस मतलब इससे रिलेटेड सारे बिजनेसेस। फिर आ जाता है एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन बॉन्ड। ट्रांजिशन बॉन्ड का मतलब है हमारा बिजनेस जो अभी करंटली चल रहा है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से नहीं चलता है, हम उस बिजनेस को ट्रांजिशन करके ऐसे चलाएंगे कि अब वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से चलेगा, उसे कहते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड्स। तो अब हमारे बॉन्ड से हमारा बिजनेस टाइल का बिजनेस है, जो हमारा करंट बिजनेस में बहुत ज्यादा CO2 एमिशन है, लेकिन अब हम करने वाले हैं कि बिजनेस को पूरा चेंज कर देंगे कि जिस प्रकार से हमारी मशीनरी आएगी, यूज करेगी, इतना ज्यादा हमें पोल्यूशन नहीं होगा। ट्रांजिशन बॉन्ड विच कंप्राइज ऑफ फंड्स रेज फॉर ट्रांजिशनिंग टू अ मोर सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस। हमारे जो ऑपरेशन का तरीका है उसका सस्टेनेबल करते हैं। इसको लेके गवर्नमेंट का एक एम है, उसको कहते हैं INDC, इन लाइन विद इंडियाज INDC। INDC मतलब इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। दिस refers to climate target determined by India under the Paris Agreement at the Conference of Paris 21 in 2015 and at Conference of Paris 26 parties 26 in 2021 as well। छोड़ दो, यहाँ पे आते हैं हम लोग। क्या पेरिस अग्रीमेंट के अंदर क्या था? पेरिस, इसमें क्या होता है आपने सुना हो कभी कभी पेरिस अग्रीमेंट वगैरह। तो क्या होता है कि सब देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आते हैं और वहां पर आकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ टारगेट बनाने पड़ेंगे। यार आपके देश से इतना पोल्यूशन हो रहा है, आपके देश से इतना पोल्यूशन हो रहा है। और पोल्यूशन एक ऐसी चीज है, सुनना अच्छे से, पोल्यूशन एक ऐसी चीज है, कोई भी देश कर रहा होगा, इंपैक्ट सब पे आता है।
आज इंडिया ज्यादा पोल्यूशन कर रहा होगा और मान लीजिए चाइना कम पोल्यूशन कर रहा है, तो भी इंपैक्ट दोनों पे आने वाला है। थोड़ी ना है कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ इंडिया के ऊपर होगी। तो इसलिए सब देश के लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ना हो। वहां पर INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, कि हर एक देश का कंट्रीब्यूशन टारगेट है कि हमें हमारे पोल्यूशन को इस कंट्रोल लिमिट के अंदर लाना है, INDC के अंदर लाना है। उसके तहत बहुत सारे बिजनेसेस को बोला कि ट्रांजिशन करो और थोड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बिजनेस करो। क्या बिजनेस कर रहे हो अभी आप? थोड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बिजनेस करो। तो यहां पे वही बात हो रही है सिंपल, ट्रांजिशन बॉन्ड्स आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को बेटर तरीके से ऑपरेशंस को स्विच करना कहते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड्स, जो आप इंडिया का जो कमिटेड है INDC उससे इनलाइन में आने के लिए कर रहे हो। खत्म। ये है ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन। आपको कैसे पढ़ना है ग्रीन डेट सिक्योरिटी? एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल 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 आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो आप कुछ जनरल पॉइंट्स याद रख लो कि हम लैंड का सस्टेनेबल यूज करेंगे, सर्कुलर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन करेंगे हम लोग, पोल्यूशन कम होगा, ये सब के आप 4-5 पॉइंट्स। उसके बाद में 3 पॉइंट लिख दो, ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड एंड ट्रांजिशन। तो बहुत इजीली आंसर हो जाता है आपका। जो मैंने हाईलाइट किया ये वर्ड्स याद रखेंगे और बाकी कंटेंट को खुद से समझ भी लेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो चलता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल 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 चैप्टर दैट इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। बहुत इजी। अगर हम एक एक वर्ड भी पढ़ लिए प्रैक्टिकली तो भी यहां पे क्या 1 आवर 15-20 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बेवकूफ है हम अगर एक भी मार्क्स छोड़ते हैं तो। कितना इजी इस चैप्टर है। चलो दैट हियर वी स्टॉप। आपसे क्या अपेक्षा है, जैसे ही मैं रिवीजन कंप्लीट कराता हूं आप बच्चे इसको फिर पढ़ते हो एक बार चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड, फिर एक और बार इस रिवीजन को देखते हो। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन को देखोगे तो मुझसे पहले आपको बोलना है ये पॉइंट। ये रिविजन्स बहुत फ्रूटफुली यूज हो सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनको पॉइंट्स याद रखने में प्रॉब्लम आती है। तो इसके अंदर मैं सिलेक्टिव होकर नहीं, ऑलमोस्ट चैप्टर का 80-90% कंटेंट कवर करता हूं। डेफिनेशन ये सब छूट सकती है बस, बाकी सब्सटैंशियल कंटेंट कवर हो जाता है। तो इसको अगर आप बार-बार देख लेते हो तो आपको पॉइंट्स याद भी हो जाएंगे। पहली बार आई वुड सजेस्ट इसको नॉर्मल स्पीड पे देखो, सेकंड टाइम देख रहे हो तो 1.25 पे लिख सकते हो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद ही इस रिवीजन में बोल ही 1.25 पे रहा हूं। तो अगर आप उसको 1.5 1.75 ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा उसके अंदर रह के देखो, खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। बाय।